एक देश के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं, एक पूरे साल के अंदर उससे जो भी आय प्राप्त होती है उसे उस देश की क्या कहा जाता है, कुल आय या उस देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय निकालने की टोटल 3 विधियां होती हैं। ठीक है, पहली जो विधि होती है आपकी मूल्य संवर्धन विधि या उत्पाद विधि कहते हैं इसको, या मूल्य वृद्धि मेथड भी कहा जाता है। दूसरा जो आपका आता है व्यय विधि, जिसे हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तीसरा जो आता है आपका आय विधि या इसे इनकम मेथड कहते हैं। ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम राष्ट्रीय आय और संबंधित सामुच्य, इस यूनिट का पहला पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पार्ट 2 रहेगा हमारा ये इस यूनिट का। इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना के तरीके की, एक देश की जो राष्ट्रीय आय है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए जो क्लास 12th एसपी न्यू ग्रुप नाम से है। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो जो भी आपके क्वेश्चन आप यहाँ से पूछ सकते हैं। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है या एक देश की जो है राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो एक सिंपल डेफिनेशन देखें तो राष्ट्रीय आय एक देश के लोगों द्वारा एक वर्ष में सभी आर्थिक गतिविधियों से अर्जित कुल आय होती है। यानी एक देश के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं, एक पूरे साल के अंदर उससे जो भी आय प्राप्त होती है उसे उस देश की क्या कहा जाता है, कुल आय या उस देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। दो तरह से और इसको हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम उत्पादन दृष्टिकोण देखते हैं। तो उत्पादन दृष्टिकोण क्या कहता है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी एक वित्त वर्ष, एक साल के अंदर जो भी देश के अंदर अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हुआ उसका जो भी मौद्रिक मूल्य है पैसों में, उसे ही उस देश की क्या कहा जाएगा, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगर हम आय दृष्टिकोण से देखें, यह एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में अर्जित सभी उत्पादन कारक आयों का कुल योग होती है। यानी अगर हम इसे आय के दृष्टिकोण से देखें तो हम कह सकते हैं कि एक देश में जो भी सामान्य निवासी हैं, जो भी कार्य करके क्या करते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं उनसे जो भी उनको अर्जित आय होती है या फैक्टर इनकम जिसे हम कहते हैं, जो भी उनकी कारक आय होती है, अगर उस पूरी कारक आय को जोड़ दिया जाए और साल भर की कारक आय को कैलकुलेट कर लिया जाए तो वो क्या बन जाती है, उस देश की राष्ट्रीय आय बन जाती है। ठीक है, तो दो दृष्टिकोण के आधार पर भी हम राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, तो उसके अंदर हमें कुछ सामान्य रूपांतरण करने पड़ते हैं, कन्वर्जन करना पड़ता है। कई बार हमें कोई चीज़ दी होती है और कई चीज़ नहीं दी होती हैं, तो जोड़कर उन चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, राष्ट्रीय आय बनानी पड़ती है। तो उसमें कुछ मेजर चीज़ें आती हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे सकल, कई बार आपको सकल दिया होगा, आपको शुद्ध निकालने के लिए कहा जाएगा, तो सकल से शुद्ध या शुद्ध से सकल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, सकल और शुद्ध में जो अंतर होता है वो होता है मूल्य ह्रास का। यानी अगर हम शुद्ध में प्लस कर दें मूल्य ह्रास तो क्या बन जाता है हमारा सकल, और वहीं अगर हम सकल में माइनस कर दें मूल्य ह्रास तो क्या बन जाता है हमारा शुद्ध। ठीक है, अब समझते हैं कि सकल और शुद्ध में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, सकल का मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी चीज की हम वैल्यू लगाते हैं, मान लीजिए आप बाजार से 1000 की कोई चीज लेकर आते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होगी यानी ग्रोस वैल्यू जिसे हम सकल कहते हैं, वो क्या हो गया, वो 1000 हो गया। यानी सकल क्या हो गया आपका, 1000 हो गया। लेकिन जब उस चीज को आप लेकर आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कुछ दिनों तक आपने उसका इस्तेमाल किया, फिर आपने सोचा इस चीज को क्या किया जाए, बेचा जाए। तो जब आप इसको बेचेंगे तो क्या ये 1000 रुपए में ही बिकेगा, नहीं, इसकी कीमत में क्या आएगी, गिरावट आएगी। मान लीजिए अब आप इसे कितने में बेचते हैं, 800 रुपए में। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू शुद्ध क्या रह गई, अब इसकी वैल्यू शुद्ध रह गई 800 रुपए। ठीक है, अब इसके अंदर जो कमी आई कितनी आई, 200 रुपए की। अब ये 200 रुपए की जो कमी आई है इसे ही हम क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास कह देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। जब भी आपको कोई चीज शुद्ध दी होगी और बोलेगा भाई सकल निकालो, तो हम मूल्य ह्रास क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और वहीं अगर हमें क्या दिया होगा, सकल दिया होगा, बोलेगा शुद्ध निकालो, तो हम क्या कर देंगे, मूल्य ह्रास माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सकल भी कहा जाता है इसको, और निवल भी, कई बार शुद्ध को जो है वो निवल भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है।
ठीक है। एक चीज और आपको याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होता है, मूल्यह्रास को स्थायी पूंजी का उपभोग भी कह दिया जाता है। ठीक है, मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी अगर आप सामान लेकर आते हैं तो समय समय पर उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो इसलिए उसे स्थायी पूंजी का उपभोग भी कह दिया जाता है या मूल्यह्रास भी कह दिया जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब घरेलू से राष्ट्रीय, अगर घरेलू आय दी हुई है और कह रहा भाई राष्ट्रीय आय निकालो, तो उसमें क्या आपको करना पड़ेगा, तो उसमें आपको तीन चीजें समझनी है। पेपर में कई बार ये तीन चीजें में दो चीजें दी होती हैं और कई बार एक डायरेक्ट दे दिया जाता है। अगर डायरेक्ट आपको दिया गया है विदेशों से शुद्ध उत्पादन कारक आय, अगर हम इसे शॉर्ट में लिखे तो हम इसको कह सकते हैं NFIA। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो कई बार आपको डायरेक्ट ये दिया होता है विदेशों से शुद्ध उत्पादन कारक आय। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये ना देकर ये दो चीज दी होती है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों से हम क्या करते हैं, इसको निकाल सकते हैं। कैसे, ये होता है विदेशों से प्राप्त उत्पादन कारक आय, यानी विदेशों से जो हमारे यहाँ पैसा आया, और दूसरा होता है आपका विदेशों को दी गई उत्पादन कारक आय, यानी हमारे यहाँ से जो विदेशों में पैसा गया। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये दो चीजें दी जाती है, ये नहीं दी जाती, तो हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करके हमें ये निकाल लेना है। ठीक है, NFIA निकाल लेता है। ठीक है, तो FIFA हमें याद रखना है विदेशों से प्राप्त कारक आय, और FITA हमें याद रखना है विदेशों को दी गई उत्पादन कारक आय। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं शॉर्ट फॉर्म, ये आप जरूर याद रखें, क्योंकि कैलकुलेशन करते टाइम आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, समझ लेते हैं। मान लीजिए राष्ट्रीय है से हमें घरेलू में जाना है या घरेलू से राष्ट्र में जाना है, तो कैसे हम रूपांतरण करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। तो देखिए, अगर आपको घरेलू दिया हुआ है और राष्ट्रीय निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको NFIA प्लस करना पड़ेगा, यानी विदेशों से शुद्ध उत्पादन कारक आय को क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे। वहीं अगर आपको राष्ट्रीय आय दे रखी है और कह रहा है घरेलू आय निकालें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, NFIA, यानी विदेशों से शुद्ध उत्पादन कारक आय को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखनी है। जब हम कैलकुलेशन में करेंगे तो इस चीज का यूज करेंगे, तो आपको याद रहना चाहिए कि NFIA का मतलब क्या है, FIFA का मतलब क्या है, और FITA का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कन्वर्जन जो आता है आपका, आता है बाजार मूल्य, और दूसरा जो आता है कारक लागत। यानी बाजार मूल्य से कारक लागत पर जाना होता है और कारक लागत से बाजार मूल्य पर। कई बार कारक लागत दिया होगा तो आपको बाजार मूल्य निकालना होगा, और बाजार मूल्य दिया होगा तो आपको कारक लागत निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कारक लागत में क्या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है, NIT कहा जाता है। ये चीज याद रखना। ये कैसे बनती है, ये अप्रत्यक्ष कर में से हम आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी माइनस करते हैं, तब हमारा क्या आता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी NIT आता है। तो ये टर्म जो है आपको याद रखनी है। तो बाजार मूल्य से अगर हमें कारक लागत पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, NIT प्लस होगा, यानी कारक लागत दी हुई है आपको और बाजार मूल्य निकालना है तो NIT मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। कई बार ये क्या होगा, आपको डायरेक्ट दिया होगा, लेकिन कई बार आपको ये डायरेक्ट ना देके ये दो चीज दी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रत्यक्ष कर यानी IT में से क्या माइनस करना पड़ेगा, आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी। तो ये चीज भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, और वहीं अगर आप बाजार मूल्य से कारक लागत पर जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, NIT माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कन्वर्जन के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, शुद्ध घरेलू उत्पादन कारक लागत पर गणना करें, यानी कह रहा है NDP एट फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, शुद्ध घरेलू उत्पादन कारक लागत पर। ठीक है ना, यानी हमें निकालना क्या है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। और हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया हुआ है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP एट मार्केट प्राइस, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, हमें मूल्यह्रास दिया हुआ है 600, और उसके बाद हमें दिया हुआ विदेशों से शुद्ध कारक आय 300, और दिया हुआ है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है ना, 700 यानी 700 दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो NDP क्या दिया हुआ है आपको, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, और निकालने के लिए कह रहा है, और आपको दिया क्या हुआ है वो लिख लें, GNP मार्केट प्राइस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा कन्वर्जन करना है। हमने सीखा भी कन्वर्जन करना कैसे किया जाता है। जैसे आपको ग्रोस दिया है तो आपको कहाँ जाना है, नेट पे जाना है। तो ग्रोस से अगर आप नेट पे जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास। ठीक है, और वहीं जब आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, नेशनल से अगर आप डोमेस्टिक निकाल रहे हैं तो आपको NFIA यानी विदेशों से जो शुद्ध कारक आय आई है उसको आप क्या करेंगे, जब नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे। साथ ही अगर आपको मार्केट, देखिए प्रोडक्ट सेम है, अब हमें क्या निकालना है, मार्केट प्राइस से अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो हमने देखा था भाई, जब हम बाजार मूल्य से कहां पर जाते हैं, कारक लागत पर जाते हैं, तो हमें क्या मानना, माइनस करना पड़ता है
NIT यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सिंपल सा कन्वर्जन हो गया, और इस कन्वर्जन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, NDP फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए कह रहा है, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है GNP मार्केट प्राइस। ठीक है, कन्वर्जन कर लेते हैं, तो ग्रोस से हम कहाँ जा रहे थे, नेट पे, तो हमें क्या माइनस करना था, डेप्रिसिएशन यानी जिसे हम मूल्यह्रास कर कहते हैं, और उसके बाद डोमेस्टिक से अगर हम, नेशनल से अगर हम किस पे जा रहे थे, डोमेस्टिक पे, तो हमें क्या माइनस करना था, NFIA। ठीक है, और वहीं हम मार्केट प्राइस से कहाँ पे जा रहे थे, फैक्टर कॉस्ट पे, तो हमें क्या माइनस करना था, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम क्या कहते हैं, NIT कहते हैं। ठीक है, तो NDP फैक्टर कॉस्ट कैसे निकल जाएगा आपका, आपको क्या करना है, सबसे पहले 8000 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने लिख लिया, उसके बाद हमें मूल्यह्रास कितना दिया हुआ है, 600, ये लिख लीजिए, और उसके बाद NFI हमें यानी विदेशों से शुद्ध कारक आय दे रखी है कितनी, 300, ये लिख लीजिए, और उसके बाद शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी NIT ये भी हमें दिया हुआ है, तो ये लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनको कैलकुलेट कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है, ये हो जाएगा आपका कितना, और यह हो गया आपका 1600। ठीक है, अब इसमें से अगर इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 64। ठीक है, यानी 6400, तो आपका NDP फैक्टर कितना आ गया, 6400। यानी बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको क्या याद रखना है, ये कन्वर्जन जो है आप 2-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो आप बड़े प्यार से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निकालने के लिए, घरेलू आय की गणना करें NDP एट फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, NDP फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए कह रहा है, और दिया हुआ क्या है हमें, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP एट मार्केट प्राइस 6000 दिया हुआ है, सब्सिडी, ठीक है ना, आर्थिक सहायता दी हुई है आपको कितनी, 200, और उसके बाद आपको मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कितना, 100, और फिर आपको विदेशों से शुद्ध कारक आय दी हुई है कितनी, 400, और उसके बाद आपको अप्रत्यक्ष कर भी डायरेक्ट दिया हुआ है कितना, 300। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, घरेलू आय की बात कर रहा है, तो घरेलू आय का मतलब होता है NDP फैक्टर कॉस्ट, यानी शुद्ध जो घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है ना, किस पे, कारक लागत पर। तो हमें क्या लिखना है, हमें निकालना है NDP फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और हमें दिया क्या हुआ है, GNP मार्केट प्राइस, GNP मार्केट प्राइस, तो ये हमें गिवन है। तो कन्वर्जन आपको पता है क्या करना है, हमें ग्रोथ से पहले कहाँ जाना है, नेट पे, तो ग्रोथ से नेट पे माइनस सेम डेप्रिसिएशन, और नेशनल से अगर आप डोमेस्टिक पे जा रहे हैं, ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक पर माइनस NFIA, ये भी आपको पता है, विदेशों से शुद्ध जो कारक आय आई है, और उसके बाद आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो आपको पता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम NIT कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपल सा कैलकुलेशन कर देनी है। तो क्या निकालने के लिए बोला है, NDP फैक्टर कॉस्ट, दिया क्या हमें, GNP मार्केट प्राइस, तो कन्वर्जन आपको बता ही दिया था, क्या करना था, ग्रोथ से नेट पे जाना है तो माइनस का डेप्रिसिएशन लिख लो, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो NFI यानी विदेशों से शुद्ध कारक आय जो आई है, और उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी NIT लिख लिया आपने। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, तो कितना दे रखा है आपको, 6000, माइनस में डेप्रिसिएशन देखिए कितना है, मूल्यह्रास आपको दिया हुआ है 100, NFI जो आपको विदेशों शुद्ध कारक आय दी हुई है कितनी, 400। ठीक है, और NIT आपको कितना दिया हुआ, अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है आपको, अप्रत्यक्ष कर, देखिए यहाँ पे आपको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दिया हुआ है, बल्कि आपको अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको सब्सिडी दी हुई है, यानी आपको शुद्ध बनाना पड़ेगा। तो आपका शुद्ध कैसे बनता है, तो शुद्ध बनेगा आपको IT माइनस सब्सिडी। ठीक है ना, यानी अप्रत्यक्ष कर में से क्या माइनस करेंगे, आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी माइनस करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम, कितना आ गया हमारा, कितना था, मूल्यह्रास जो था हमारा 100। ठीक है, और उसके बाद ये था हमारा NFI 400 माइनस IT हमारा कितना दे रखा है, IT देखिए हमें दे रखा है 300, तो हमने लिखा क्या 300, और सब्सिडी हमें कितनी दे रखी थी 200, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लिखा 200। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं इनकी, ये आपका 6000 आ जाएगा, ये आपका 100, ये आपका 400, और ये माइनस हो गया तो कितना आ गया आपका 100। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना 6000 माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 600। ठीक है, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 54। ठीक है, यानी 5400 या 5400, तो ये आ गया आपका क्या, NDP फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो याद रखना है आपको कैसे करना है, कन्वर्जन कीजिए, सिंपल सा है, और उसके बाद जो भी वैल्यू दी है उसको आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना करें, और क्या कह रहा है ये, NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। ठीक है,
और दिया क्या हमें, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी मार्केट प्राइस, स्थायी पूंजी का उपभोग दिया हुआ है यानी मूल्यह्रास दिया हुआ है। पता है ना आपको, स्थायी पूंजी के उपभोग को भी हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। और उसके बाद वस्तु एवं सेवा कर दी गई है, विदेशों से प्राप्त कारक आय है, सब्सिडी यानी आर्थिक सहायता आपको दी हुई है, विदेशों को दी गई कारक आय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे सेम, हमारा क्या निकालना है हमें, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है, और हमें गिवन क्या है हमारा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो हमें क्या दिया हुआ है, जीडीपी से हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस पे कन्वर्जन करना है। तो ग्रोथ से अगर आप नेट पे जा रहे हैं, समझ में आई गया है आपको, डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से आप नेशनल पे जा रहे हैं, देखिए आप अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं तो एनएफआईए जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं। फिर आप मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो आपका एनआईटी जो होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है, कन्वर्जन समझ ही चुके हैं आप। अब हम क्या करेंगे, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एनएनपी लिखा हमने फैक्टर कॉस्ट जो हमें निकालना है, और हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो जीडीपी मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ है। तो ग्रोथ से नेट पे जाएंगे तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो प्लस होगा एनएफआईए, और वहीं जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो होगा वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमको। जीडीपी मार्केट प्राइस कितना है आपका, 5500 दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन अगर हम देखें तो कितना दिया हुआ है हमें, 300 दिया हुआ है। ठीक है, और प्लस करना है इनको एनएफआईए, तो एनएफआईए हमें प्लस करना है। तो एनएफआईए कितना दिया हुआ है आपको अगर देखें तो विदेशों को दी गई कारक आय। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो भाई यहाँ पे हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया, ये देखिए विदेशों को दी गई कारक आय दी गई है, और हमें क्या दिया है, विदेशों से प्राप्त कारक आय दी गई है। ठीक है, याद है ना, फ्रॉम टू अब्रोड, यानी बाहर से जो यहाँ से जो गया हुआ है और बाहर से जो आया है उसको हम माइनस करके क्या बनाते हैं, एनएफआईए बनाते हैं। तो विदेशों से प्राप्त कारक आय कितनी थी हमारी, 150, और विदेशों को कितनी गई, 250। तो ये क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। एनआईटी आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, तो देखिए एनआईटी भी जो है वो आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, एनआईटी में भी आपको दिया गया है क्या, सब्सिडी अलग दी गई है। ठीक है ना, और वस्तु यानी जीएसटी, जीएसटी मतलब भी क्या होता है आपका, आईटी होता है, यानी अप्रत्यक्ष कर होता है। तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे क्या, आईटी माइनस सब्सिडी। ठीक है, ये चीज हो गई। तो वैल्यू रख लेते हैं सबकी, ये हो गया आपका 5500 माइनस 300 प्लस, इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना था 150, ये 250 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 100। ठीक है, और आईटी माइनस सब्सिडी था, तो आईटी आपका कितना था, यानी जीएसटी कितना था आपका 120, और सब्सिडी आपका कितना था, सब्सिडी थी आपकी 70। ठीक है, ये अब इनका कैलकुलेशन कर लो आप, 5500 हो गया, माइनस का आपका 300 हो गया, प्लस माइनस 100 हो गया, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5500 माइनस 3 4 450। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5500 में से माइनस करेंगे क्या, 450, तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 500 गया तो 550। ठीक है, 5050, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है सब्सिडी कैलकुलेट करनी है आपको। ये आपको पूरा डेटा दे दिया गया है और कह रहा है इसमें सब्सिडी काउंट करके दिखाइए। तो आपको दिया क्या है, अगर देखिए क्वेश्चन में, तो आपको दिया हुआ है जीन एनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और जो दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद दिया हुआ है, और बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो इन्हीं दोनों से हमें कैलकुलेट करनी है क्या, सब्सिडी। कन्वर्जन करेंगे इन दोनों में, आराम से आपकी सब्सिडी निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो ज्यादा दिया होता है उसको लेते हैं। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको दिया हुआ है कितना, 27,710। ठीक है, और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी मार्केट प्राइस जो आपको दिया हुआ है 24,000। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में कन्वर्जन करके हम निकाल सकते हैं। तो कन्वर्जन करेंगे और उसके बाद सब्सिडी कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, और इक्वल टू में लिख लीजिए अब एनडीपी मार्केट प्राइस। ठीक है, कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन आपको बता ही दिया है कैसे करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, नेट से आपको ग्रोस पे जाना है। तो जब नेट से आप ग्रोस पर जाते हैं तो पता है आपको क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास जो होता है वो प्लस करना पड़ता है। और उसके बाद अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल पर जा रहे हैं तो आपको विदेशों से शुद्ध जो आपका
विदेशों से जो शुद्ध कारक आय होती है उसको क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। वहीं जब आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है NIT यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए आपको जीएनपी फैक्टर कॉस्ट आपको पता है कितना दे रखा है, 27,710। ठीक है, और आपको एनडीपी मार्केट प्राइस दे रखा है कितना, 24,000। ठीक है, और फिर प्लस में देखिए डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है, देखिए स्थायी पूंजी का उपभोग यानी मूल्य ह्रास दे रखा है आपको, तो आप क्या करेंगे इसमें 4,000 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, 4,000 प्लस किया। अब देखिए क्या इसमें NFI यानी विदेशों से शुद्ध जो शुद्ध विदेशों से कारक आय है वो दे रखी है। तो देखिए विदेशों से शुद्ध कारक आय ना देकर आपको क्या दिया हुआ है, विदेशों से प्राप्त कारक आय। ठीक है, जो आई हुई है, और विदेशों को दी गई कारक आय। ठीक है, यानी ये क्या होगा, इसमें से क्या करेंगे, इसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना दे रखा है, विदेशों से प्राप्त कारक आय कितनी है, 400 दे रखी है। ठीक है ना, ये सारे करोड़ में डेटा है, आपको याद रखना है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं विदेशों को दी गई कारक आय कितनी है, हम देखें तो 600 करोड़ है। ठीक है, और NIT आपको दे रखा है, तो आपको NIT डायरेक्ट नहीं दे रखा बल्कि अप्रत्यक्ष कर यानी आपको IT दे रखा है, NIT नहीं दे रखा। तो आपको पता है आपको क्या करना पड़ता है, IT में से क्या माइनस करनी पड़ती है, सब्सिडी। ठीक है, तो यहीं से जो होगा आपको सब्सिडी कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो सबकी वैल्यू आपने रख ली है, इनका कैलकुलेशन करते चलेंगे हम। तो इनका जो कैलकुलेशन होगा ये हो गया आपका 200। ठीक है, माइनस IT हमें कितना दे रखा है, देखिए IT आपको दे रखा है 120, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या, 120। सब्सिडी आपको नहीं दी है, यही तो आपको निकालनी है, ये आप ऐसे का ऐसा रखेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करते चलेंगे। यह आ गया आपका 4,000, यह आपका आ गया 200। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 120, और ये आ गया आपका कितना, सब्सिडी। तो आपका जो होगा वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सब्सिडी आपका प्लस। तो ये चीज़ जो है हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, तो इनको कैलकुलेट कर देते हैं प्लस वालों को, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28,000। इनको कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 320। प्लस में आपको निकालनी क्या है, सब्सिडी। ठीक है, अब आपका ये हो गया 27,710। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो आपका 28,000 है। तो 28,000 में से अगर हम 320 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 27,680। ठीक है, और प्लस में क्या हो गया आपका, सब्सिडी। ठीक है, अब देखिए अब आपको निकालना क्या है, सब्सिडी। ठीक है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी सब्सिडी, यहाँ की ऐसी है, और ये आया आपका यहाँ पे इसके साथ माइनस होने के लिए, तो 27,710। ठीक है, 27,710 माइनस हुआ आपका क्या, 27,680। ठीक है, तो 27,680 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका, 0 का 0। और ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, अगर हम माइनस करते हैं तो 27,710। ठीक है, और 27,680 ये माइनस होगा आपका ये 30। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 30। तो सब्सिडी क्या आ गई आपकी, 30 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन करके बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस हमें याद रखना है जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो जो हमें वैल्यू दी गई है उन वैल्यू को बिल्कुल अच्छे से समझना है। और सबसे मेन चीज़ है आप कन्वर्जन बिल्कुल अच्छे से समझ लें, याद कर लें, रूपांतरण याद कर लें कि हम कैसे ग्रोथ से नेट पे जाते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं। तो ये छोटे छोटे टर्म है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो आप आराम से इनका कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उनकी विधियां क्या होती हैं। तो राष्ट्रीय आय निकालने की टोटल 3 विधियां होती हैं। ठीक है, पहली जो विधि होती है आपकी मूल्य संवर्धन विधि या उत्पाद विधि कहते हैं इसको, या मूल्य वृद्धि मेथड भी कहा जाता है। दूसरा जो आपका आता है व्यय विधि जिसे हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तीसरा जो आता है आपका आय विधि या इसे इनकम मेथड कहते हैं। ठीक है, अब इनको हम अच्छे से समझते हैं। तो उत्पादन या मूल्य वृद्धि या मूल्य संवर्धन विधि जो होती है, पहला तरीका होता है राष्ट्रीय आय की गणना को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में स्टेप्स भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप्स समझते हैं क्या क्या होते हैं। तो पहला चरण जो पहला स्टेप होता है उसमें उत्पादन इकाइयों का वर्गीकरण करना पड़ता है, यानी हमारे देश के अंदर
जिन भी क्षेत्रों का उत्पादन है, उन क्षेत्रों में उत्पादन हो रहा है, जितने भी हमारे क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र हैं, तो आपको पता है उत्पादन क्षेत्र हमारे पास कितने होते हैं, 3 प्रकार के हमारे यहाँ उत्पादन क्षेत्र है। तो सबसे पहले उन क्षेत्रों की पहचान करनी है जिसमें आपके प्राथमिक क्षेत्र आते हैं, कृषि हो गया, खनन हो गया, द्वितीय क्षेत्र उद्योग निर्माण कार्य हो गया, तृतीय क्षेत्र सेवाएं। ठीक है, तो इनके अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है उनको क्या कर लिया जाएगा, पहले वर्गीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बाजार मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धि जीवीए मार्केट प्राइस की गणना की जाएगी। तो इनमें जितना भी उत्पादन हुआ है, इन सबके जो उत्पादन को है क्या किया जाएगा, इकट्ठा यानी प्लस कर लिया जाएगा, बाजार मूल्य बनेगा जो। प्रत्येक क्षेत्र के लिए बाजार मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धि जीवीए की गणना की जाएगी। फिर सभी क्षेत्रों में जीवीए मार्केट प्राइस को जोड़कर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी निकाला जाएगा। यानी इसके अंदर यानी जिसका जो जीवीओ था, इसका भी जो जीवीओ, यानी सबको, यानी जो जो उत्पादन हो रहा है इन क्षेत्रों में, इन सारे क्षेत्रों के उत्पादन को हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, और वो हमारा क्या बन जाता है, जीवीए मार्केट प्राइस बन जाता है। ठीक है, और जीवीए मार्केट प्राइस जब हमारा बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस भी कहते हैं। यानी सम ऑफ जीवीए मार्केट प्राइस, यानी सारे क्षेत्रों का अगर हम जीवीए कैलकुलेट कर लें तो हमारा क्या बन जाता है, जीडीपी मार्केट प्राइस बन जाता है। तो हमें याद रखना है, हम जीवीए मार्केट प्राइस को क्या कह सकते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तीसरा चरण जो है आपका घरेलू आय। फिर हमें क्या करना पड़ता है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारी राष्ट्रीय आय निकाली जाती है वो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होती है। ठीक है, तो हमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है। तो उसके बाद हम कन्वर्जन करेंगे, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे जब हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस निकल जाता है। क्योंकि जब हम मूल्य वृद्धि मेथड निकालते हैं, लगाते हैं, तो सबसे पहले हमें जीडीपी मार्केट प्राइस ही निकालना पड़ता है। फिर जीडीपी मार्केट प्राइस से हम कन्वर्जन करते हैं, क्या करेंगे, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो एनआईटी है वो हम घटा देंगे। ठीक है, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन। आपको पता ही है कि जब हमारा जीडीपी निकला है तो जीडीपी में से हम कन्वर्जन किस तरह से करते हैं एनडीपी निकालने के लिए, तो ग्रोस में से हमें नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन, ठीक है, और डोमेस्टिक, ठीक है, और मार्केट प्राइस से हमें किसमें जाना है, फैक्टर कॉस्ट में, तो एनआईटी जो होता है वो माइनस होता है। ठीक है, तो वही चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, कन्वर्जन कर देंगे। फिर आपका जो चौथा चरण होगा, राष्ट्रीय आय, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की गणना करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पता ही है कि जब हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पता लग गया है और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो इसमें एक ही चीज बचती है, विदेशों से जो शुद्ध आय आती है उसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, तो विदेशों से जो शुद्ध कारक आय उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मूल्य वृद्धि मेथड से हम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, जीवीए मार्केट प्राइस जो हमारा होता है वो कैसे, किससे बनता है, वो उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग को माइनस करने से बनता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी सामान बनाया जा रहा है उसका मूल्य लगा लिया जाता है और उसके अंदर जो भी हमने मध्यवर्ती उपभोग किया है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या बनता है, वो जीवीए मार्केट प्राइस बनता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला भी बनाया गया है, तो फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से आपको समझ लेना है। यानी जीवीए मार्केट प्राइस जो आपकी होती है वो किसके बराबर होती है, उत्पादन का मूल्य, जीवीए मार्केट प्राइस में से मध्यवर्ती उपभोग को घटाया जाता है। और उत्पादन का मूल्य कैसे निकलता है, तो उत्पादन का मूल्य निकलता है आपका बिक्री से। ठीक है, बिक्री में कहाँ कहाँ बिक्री होती है, घरों को बिक्री की जाती है, या अन्य फर्म को अगर कोई उत्पादन क्षेत्र बिक्री कर रहा है, सरकार को बिक्री कर रहा है, या निर्यात कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिक्री के अंदर आ जाती हैं। हाँ, ये याद रखना है, जो 100 उपभोग के लिए किया गया उत्पादन भी शामिल होता है। यानी आप कोई सामान बना रहे हैं, उसका खुद यूज कर रहे हैं, तो उसकी एक वैल्यू होती है, तो उसको भी बिक्री में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो उत्पादन का मूल्य एक तो बिक्री, और प्लस में जो आपका स्टॉक में परिवर्तन, इन्वेंट्री निवेश, यानी जो भी आपने उत्पादन किया है अगर वो बिकता नहीं है तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसके अंदर, उत्पादन के मूल्य के अंदर। ठीक है, तो उसे इन्वेंट्री निवेश भी कहा जाता है या स्टॉक में परिवर्तन भी कहा जाता है। कैसे निकाला जाता है, अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, जो शुरुआत में जो था और लास्ट में जो था, तो अंतिम जो स्टॉक था उसमें से प्रारंभिक स्टॉक को हम माइनस करके निकाल लेते हैं स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, तो ये चीज भी आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखनी है, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन का तो ये चीज आपको बार बार समझनी पड़ेगी वहां पर। मध्यवर्ती उपभोग में क्या क्या आता है जो हमें निकालना पड़ता है जब हम जीवीए निकालते हैं, तो फर्मों में उत्पादन करने के लिए जो कच्चा माल, ठीक है ना, जो कच्चा माल इस्तेमाल किया गया है या अन्य सामग्री खरीदी गई है उसे गैर कारक उत्पादों की खरीद कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन सब की जो वैल्यू होती है वो पहले से बिक्री के अंदर काउंट हो जाती है, तो इसलिए हम इनको कैलकुलेट नहीं करते। जैसे कि घरों से अगर खरीदारी की गई थी तो उसके अंदर कैलकुलेट हो जाती है, हमने डबल काउंटिंग सीखा था ना इससे पहले वाले पार्ट में, तो ये वही चीज होती है। सरकार से जो खरीदारी की जाती है वो भी, और फर्मों से खरीदारी आयात, तो ये सारी जो चीज आती है आपकी मध्यवर्ती उपभोग में आती है। और एक चीज और याद रखनी है हमें इसके अंदर इंपॉर्टेंट, पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को मध्यवर्ती उपभोग में शामिल नहीं किया जाता है। यानी जो भी हम पूंजीगत वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो होता है हमारा, वो मध्यवर्ती उपभोग में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी वैल्यू पहले से ही कैलकुलेट
हुई रहती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेनी है अगर आपको कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है ना, चलिए। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं जब हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली सावधानी है कि मध्यवर्ती माल यानी जो भी अंतिम माल का उत्पाद करने के लिए उपयोग किया जाता है शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, मध्यवर्ती उपयोग यानी अगर मान लीजिए आप कोई सामान बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप केक बना रहे हैं, तो उसके केक बनाते टाइम जो केक की वैल्यू लगा दी जाती है तो उसमें जो भी सामान इस्तेमाल किया जाएगा उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। सेकंड हैंड माल प्रयुक्त वस्तुएं शामिल नहीं होती हैं, यानी आपने किसी से सेकंड हैंड वस्तु खरीदी तो भी इसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू पहले से लग चुकी होती है। तो भोग के लिए सेवाएं जैसे खुद का इलाज करने वाला डॉक्टर शामिल नहीं है, यानी अगर कोई व्यक्ति खुद का इलाज कर रहा है तो वो अपने आप को पैसा तो दे नहीं रहा है, तो इसलिए उसको भी शामिल नहीं किया जाता। सो भोग के लिए सामान जैसे घरों में उगाए गए खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, यानी आप अगर अपने घर में बागानी कर रहे हैं, अपने घर में कोई खाद्य पदार्थ उगा रहे हैं तो उसकी भी एक वैल्यू लगाई जाती है। खुद के घर का अनुमानित किराया, जिस घर में आप रहते हैं लेकिन उसका किराया नहीं देते हैं, शामिल है। तो भाई आपने एक घर ले रखा है, आप उसमें खुद रह रहे हैं लेकिन उसकी एक वैल्यू होती है, आप बेशक से किराया दे रहे हो ना दे रहे हो लेकिन उसकी भी एक वैल्यू लगाई जाती है। शेयर और डिबेंचर वित्तीय उपकरण की खरीदारी और बिक्री शामिल नहीं होती क्योंकि ये केवल कागजी लेन देन है जिनका कोई वास्तविक उत्पादन नहीं होता है। तो कागज पे जो लेन देन होता है जिसका हम वास्तविक में उससे देख नहीं सकते, तो उसकी वैल्यू को भी जो है वास्तविक तौर पर काउंट नहीं किया जाता। ठीक है ना, यानी जो हमें दिख रहा है, जो लेन देन हो रहा है, उसी चीज को काउंट किया जाता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, एक अर्थव्यवस्था में केवल दो फर्म है, ए और बी। फर्मों के बारे में कुछ डाटा दिया गया है, उसके आधार पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन निकालना है। तो ये आपको डेटा दिया हुआ है, ये आपका विवरण है और ये लाखों में जो है वो खर्चा है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, फर्म ए और बी का क्या निकालिए, मूल्यवर्धन या मूल्य वृद्धि निकाल के दिखानी है, साथ ही जीडीपी निकालनी है किस पे, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी हम उत्पाद विधि का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लिखना है जीवीए मार्केट प्राइस। ठीक है, और जीवीए मार्केट प्राइस जो हमारी होती है वो किसके बराबर होती है, जो भी हमारा उत्पादन मूल्य होता है और इसके अंदर से क्या माइनस करते हैं हम, मध्यवर्ती जो उपभोग होता है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, जीवीए मार्केट प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम ये डेटा देखें तो इस डेटा के अंदर हमें दो फर्म दिखाई दे रही हैं। ठीक है, फर्म ए है और फर्म बी है। ठीक है, एक फर्म ए है आपकी और दूसरी जो फर्म है वो क्या है, फर्म बी दे रखी है। और इसमें क्या कह रहा है कि आप क्या निकाल के दिखाइए, मूल्यवर्धन निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो मूल्यवर्धन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मूल्य वृद्धि, वृद्धि जो होगी वो क्या होगी, जो भी आपका मूल्य का उत्पादन है, यानी जो भी आपका मूल्य उत्पादन में लगा है और उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, मध्यवर्ती जो आपका उपभोग है। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। तो मूल्य वृद्धि निकालनी है आपको, तो मूल्य का उत्पादन निकालना है और मध्यवर्ती उपभोग को क्या करना है, उसमें से माइनस कर देना है। तो अब देखिए मूल्य का उत्पादन कहाँ कहाँ हुआ है, तो अगर हम फर्म ए की बात कर रहे हैं तो फर्म ए द्वारा जो निर्यात किया गया है वो 20, तो निर्यात आपका क्या हो गया 20, यानी अगर हम निर्यात ले लेते हैं तो ये क्या है आपका 20, ये क्या है आपका मूल्य उत्पादन है। वहीं फर्म ए द्वारा आयात, यानी किसी चीज का आयात किया गया है, इसका मतलब क्या है, वो मध्यवर्ती उपभोग हो गया। तो कह सकते हैं आपका जो मध्यवर्ती उपभोग होगा वो क्या होगा, 50। दूसरी जो चीज देखते हैं हम, फर्म ए द्वारा आयात हो गया, फर्म ए द्वारा घरों को बिक्री, यानी घरों को बिक्री गई है, तो घरों को बिक्री में कुल उत्पादन कितना हुआ था, आपका हुआ था 90। ठीक है, और वहीं जब हम अगला देखते हैं, फर्म ए द्वारा फर्म बी को भी बेचा गया है, वो कितना है 40 है, तो उसका भी मूल्य उत्पादन कितना था, 40 था। फर्म बी द्वारा फर्म ए को बिक्री की गई है, यानी फर्म बी से भी उसने कुछ सामान खरीदा है, तो वो क्या होगा, उसका मध्यवर्ती उपभोग हो जाएगा। तो वो क्या है, फर्म बी द्वारा फर्म ए को जो बेचा गया है तो वो क्या हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, अब फर्म बी द्वारा घरों को बिक्री की गई है, अब ये चीज हो गई। तो हमारा फर्म ए सबसे पहले निकल कर आता है, तो फर्म ए को अगर हम मूल्य उत्पादन जोड़े तो कितना आ रहा है, 150 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कर देते हैं जो हमारा मध्यवर्ती उपभोग था वो कितना था, 80 रुपीज। ठीक है, अब हम अगर 150 में से 80 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 70 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि फर्म ए की जो टोटल मूल्य वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 70 रुपए। ठीक है ना, यानी 70 लाख रुपए। ये आ गया हमारा किसका, फर्म ए का। अब फर्म बी का निकालेंगे, तो देखिए फर्म बी ने क्या किया है, तो फर्म बी आपको यहां दिखाई दे रहा हो, फर्म बी द्वारा ए को बेचा गया था, कितना था,
तो इसकी जो मूल्य वृद्धि निकाली जा रही है, तो अगर हम इसकी मूल्य वृद्धि निकाल रहे हैं, ठीक है, और इसमें मूल्य का उत्पादन कितना है, मूल्य का अगर हम उत्पादन लेते हैं और माइनस करते हैं मध्यवर्ती उपभोग, तो मूल्य का उत्पादन अगर देखा जाए तो फर्म बी द्वारा फर्म ए को बेचा गया था कितना 30, तो ये इसके मूल्य का उत्पादन हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, फर्म बी द्वारा घरों को भी बिक्री की गई थी कितनी 60 की, ठीक है, और इसने कुछ किया है नहीं किया है, तो टोटल कितना हो गया 90। तो इसकी जो उसका मूल्य का उत्पादन टोटल कितना हुआ है, मूल्य उत्पादन हुआ है 90 रुपए का। वहीं जब इसके मध्यवर्ती उपभोग की बात करते हैं, तो मध्यवर्ती उपभोग के लिए इसने किससे खरीदा था, फर्म ए द्वारा फर्म बी को बेचा गया था, ठीक है ना, तो इससे इसने कितना किया था 40 का मध्यवर्ती उपभोग किया था। तो इसको टोटल करते हैं तो कितना आ गया आपका 40 ही आ गया। अब इसको माइनस कर देते हैं, यानी मूल्य उत्पादन में से हमने मध्यवर्ती उपभोग को माइनस किया, तो कितना आ गया आपका 50 आ गया, ठीक है, 50 लाख। यानी जो फर्म बी की मूल्य वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 50 लाख, ठीक है ना, यानी 50 लाख की हुई है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मूल्य वृद्धि निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, जीडीपी निकालनी थी मार्केट प्राइस पे, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था के अंदर केवल 2 फर्म है, तो दोनों फर्म की जो मूल्य वृद्धि होती है वो क्या बन जाती है, उस देश की जीडीपी बन जाती है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं फर्म ए जो थी आपकी प्लस में फर्म बी, तो इनका जो भी मूल्य वृद्धि है उसको अगर हम टोटल कर देते हैं तो क्या बन जाती है आपकी जीडीपी मार्केट प्राइस बन जाती है, ठीक है। तो जीडीपी मार्केट प्राइस बन जाएगी, तो कितना था, इसका था 70 मूल्य वृद्धि, ठीक है, इसकी मूल्य वृद्धि 70 थी और इसकी मूल्य वृद्धि कितनी थी 50 थी, इनको टोटल कर देते हैं तो 120। तो टोटल मूल्य वृद्धि, हाँ, पूरी जीडीपी की बात करते हैं तो पूरी जीडीपी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 120 लाख, 120 लाख। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अगर 2 फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना पड़ेगा कि भाई कौन सी चीज जो है वो आपकी जो है मूल्य के उत्पादन से जुड़ी हुई है और कौन सी आपकी जो है वो मध्यवर्ती जुड़ी हुई है। तो इनको माइनस करके आप क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, बाजार मूल्य पर शुद्ध मूल्य वर्धन की गणना करें, यानी कह सकते हैं हम एनवीए मार्केट प्राइस निकालने की बात कर रहा है। और हमने बात करी है कि जब भी हम उत्पादन विधि की बात करेंगे तो हमारी जो शुरुआत होती है वो किससे होगी, जीवीए मार्केट प्राइस से होगी। और फॉर्मूला हमने देख लिया था क्या होता है हमारा, अगर हम देखें तो जो हमारा उत्पादन मूल्य था या जो मूल्य जो हमने उत्पाद किया था, तो अगर हम देखा जाए तो हम कह सकते हैं इसको बिक्री कह सकते हैं फॉर्मूले में, अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। और क्या होता है, स्टॉक में परिवर्तन, परिवर्तन जो होता है आपका प्लस होता है, और माइनस क्या होता है मध्यवर्ती उपभोग, इसको क्या किया जाता है माइनस कर दिया जाता है। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले देखना है बिक्री कितनी है, तो बिक्री हमें डायरेक्ट दे रखी है, तो बिक्री हमारी कितनी थी 300 थी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 300, ठीक है। स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन हमें दे रखा है, ये रहा हमारा स्टॉक में परिवर्तन कितना है -10, तो हम इसको लिखेंगे -10, ठीक है। फिर मध्यवर्ती उपभोग देखेंगे, इसके अंदर मध्यवर्ती वस्तुओं की खरीद दे रखी है हमें कितनी 150 दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 150 जो होगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाकी मशीनरी की खरीद इसे हम काउंट नहीं करते। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है वो हमें क्या निकालना है, एनवीए निकालना है, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं जीवीए मार्केट प्राइस। तो आपका जीवीए मार्केट प्राइस क्या बनेगा 300 हो गया, और प्लस माइनस जो हो गया हमारा माइनस हो जाएगा कितना 10, और ये माइनस हमारा हो गया 150। तो अगर इनको माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 160। और अगर हम इसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 140। तो 140 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीवीए मार्केट प्राइस, ठीक है। क्योंकि उत्पाद भी दिया तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है जीवीए मार्केट प्राइस। अब क्या बोला गया है निकालने के लिए आपको, एनवीए मार्केट प्राइस पे निकालना है, यानी एनवीए मार्केट प्राइस पे निकालना है। और हम क्या निकाल चुके हैं, हम निकाल चुके हैं जीवीए मार्केट प्राइस। अब क्या करना है, हमें कन्वर्जन करना है। तो ग्रोस से हमें कहाँ जाना है, नेट पे जाना है। ये चीजें सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इनमें कुछ कन्वर्जन ही नहीं है। तो सीधा हम क्या करेंगे 140 और माइनस क्या होता है हमारा, ग्रोस से नेट पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन, जिसे हम क्या कहते हैं मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास आपको दे रखा है, ये रहा आपका मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास कितना है आपका 20, तो आपने क्या किया यहाँ पे माइनस किया 20, तो आपका कितना आ गया 120। तो आपका एनवीए मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा 120, यानी बाजार मूल्य पर शुद्ध मूल्य वर्धन जो कितना आ गया आपका 120 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वर्धन या मूल्य वृद्धि की गणना करें। अब क्या कह रहा है, एनवीएट फैक्टर कॉस्ट पे निकाल कर दिखाओ, ठीक है। तो
पता ही हमें उत्पाद विधि है, तो उत्पाद विधि में हमें सबसे पहले क्या करना है, जीवीए मार्केट प्राइस लिखना है, ठीक है। फिर वही हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बिक्री और प्लस में स्टॉक में परिवर्तन और फिर मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। ये लिखा हमने फॉर्मूला। अब क्या करना है, बिक्री देखना है, बिक्री हमें दी हुई है, देखिए इसमें बिक्री नहीं दी हुई है, बल्कि क्या दिया हुआ है, जो भी सामान है उसका मूल्य दे रखा है, कितना है 25 रुपए, और कितना सामान बिका है वो दिया हुआ है कितना 1000। तो इसे हम क्या बनाएंगे, बिक्री, यानी जितना आपका सामान बिका है जितने प्राइस में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अगर हम 25 इंटू क्या कर दें 1000 कर दें तो हमारी बिक्री आ जाएगी। स्टॉक में परिवर्तन आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो माइनस का हम कर देंगे कितना 500। मध्यवर्ती उपभोग इसमें बिल्कुल दिया हुआ है, मध्यवर्ती लागत कितनी दी हुई है 7000 आपको दे रखी है पहले से। अब आपको क्या करना है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 25 था तो कितना आ जाएगा 25,000 यानी 25,000, और ये हो गया आपका प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 7000, ठीक है। अब क्या करेंगे, 25,000 हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका 500, और ये कितना हो गया 7000, ठीक है। अब क्या करेंगे, 25,000 था हमारा, तो 25,000 में से हम क्या माइनस करेंगे, 25,000 में से हम माइनस करेंगे 7,500, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो, 25,000 में से 7,500 तो कितना आ जाएगा आपका 25,000 7,500 तो आपका आ जाएगा 17,500, ठीक है। तो 17,500 क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया जीवीए मार्केट प्राइस, ठीक है। लेकिन आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई कारक लागत पर शुद्ध मूल्यवर्धन, यानी एनवीए फैक्टर कोस्ट निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, एनवीए फैक्टर कोस्ट, ठीक है। और आपको पता है आपने निकाल दिया क्या है, जीवीए मार्केट प्राइस। तो पहला प्रोसेसर आपका पूरा हो चुका है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दें, जीवीए मार्केट प्राइस। तो ये प्रोसेस के बाद सेकंड प्रोसेस होता है आपका, अब इसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है। आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन कैसे हुआ, ग्रोथ से आपको नेट में जाना है, ठीक है, ये सेम चीज है। और हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो ग्रोथ से नेट क्या होता है, ग्रोथ से अगर नेट पे जाना है तो माइनस का डेप्रिसिएशन, यानी जिसे मूल्य ह्रास कहते हैं। वहीं जब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या होता है, माइनस का एनआईटी, यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनवीए फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। तो जीवीए मार्केट प्राइस कितना है हमारा 7,500 दे रखा है, माइनस क्या करना है हमें, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना है आपका 1000 लिखा आपने 1000। उसके बाद एनआईटी कितना दे रखा है, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ना दे के आपको उत्पादन शुल्क दे रखा है, तो हम इसे ही शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कह सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे 5000, ये भी हो गया आपका माइनस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 17,500 माइनस ये जो था आपका 1000, और ये जो था कितना था 5000, तो ये आपका हो गया 6000, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, तो 17,500 में से अगर हम 6000 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 11,500, ठीक है। तो ये क्या आपका आ गया एनवीए फैक्टर कोस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको बिल्कुल सही तरीके से एक तो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, इसका, और दूसरा आपको क्या याद रखना है, आपको कन्वर्जन याद रखना है, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं उनको बिल्कुल ढंग से आप समझ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, कुछ समय बाद बिल्कुल सही से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। अब समझते हैं आय विधि के द्वारा किस तरह से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो आय विधि में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले चरण में उद्यमों का वर्गीकरण करना पड़ेगा, यानी जितने भी हमारे पास उद्यम हैं उनको कैटेगराइज कर लेते हैं, कैटेगरी में रख लेते हैं, जिसमें सभी उत्पादन उद्योग आ जाते हैं आपके, प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र हो गया, तो इनको हम अच्छे से वर्गीकृत कर लेंगे। दूसरे स्टेप में कुल कारक आय का अनुमान लगाया जाएगा, यानी जितनी भी कारक आय हमको एक देश से मिल रही है, तो उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित सभी आय की गणना करेंगे। तो उसमें कौन कौन सी आय आती है, किराया हो गया, मजदूरी हो गई, ब्याज हो गया, लाभ हो गया, तो जितने भी कारक आए हैं उत्पादन स्तर पर उन सबको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा जिसके अंदर आपके आ जाएंगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक, सीओई जिसे कहा जाता है, प्रचलन अधिशेष, ओपी ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं, स्वनियोजितों की मिश्रित आय, ठीक है। तो इनको हम क्या कर लेंगे, टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारी क्या बनाएगी, एनडीपी फैक्टर कोस्ट, ठीक है। अगर इनको कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, घरेलू आय कहते हैं। अगले स्टेप में सभी कारक आय जो भी फैक्टर इनकम निकाली गई है उन्हें जोड़ देंगे, तो जितने भी हमारे थे, ठीक है ना, सीओई हो गया, ओपी हो गया और मिक्स्ड इनकम हो गई, इनको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, एनडीपी फैक्टर कोस्ट।
ठीक है। तो एनडीपी फैक्टर को सीओई, ओएस और मिक्स्ड इनकम, ठीक है। यानी जो हमारा सीओई था, जो था पारिश्रमिक था मजदूरों का, और उसके बाद जो हमारा प्रचलन अधिशेष हो गया, और स्वनियोजितों की जो मिश्रित आय होती है, इन तीनों को प्लस करके हम क्या बनाते हैं, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट यानी घरेलू आय। राष्ट्रीय आय जब हमारी निकाली जाती है तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होती है। आपको पता है राष्ट्रीय आय को हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से विदेशों से जो शुद्ध प्राप्त आय है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो एनपी फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए हमने जो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकाला था, ठीक है, जो घरेलू आय निकाली थी, उसमें फिर क्या करेंगे, एनएफआई यानी विदेशों से जो शुद्ध कारक आय प्राप्त हुई है उसको प्लस करके हम क्या बना देंगे, राष्ट्रीय आय बना देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। चलिए फॉर्मूले से समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन होंगी आप आसानी से इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि अगर हम राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं आय विधि से, तो हमें निकालना पड़ता है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट किससे बनता है, कर्मचारियों का पारिश्रम, प्रचलन अधिशेष और स्वजनितों की मिश्रित आय। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती है जिनको मिला के हमें क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। जैसे कर्मचारियों का पारिश्रम जो बनता है वो किससे बनता है, नगद में जो भी वेतन और मजदूरी मिलती है किसी को, ठीक है, जो कर्मचारी होते हैं ना, जो नियमित रूप से काम करते हैं और उनको जो भुगतान मिलता है वो काउंट किया जाता है कर्मचारियों के पारिश्रम में। वस्तु के रूप में वेतन और मजदूरी, कई बार जो लोग जहां काम करते हैं वो कंपनी उन्हें क्या देती है, कार दे देती है, मुफ्त आवास दे देती है, ठीक है, मोबाइल फोन दे देती है, लैपटॉप दे देती है, तो इसको भी हम किसके अंदर ये काउंट करते हैं, कर्मचारियों के पारिश्रम में। नियोक्ताओं का योगदान, यानी जहां पर लोग काम करते हैं तो उनके भविष्य से संबंधित बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है, बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, योगदान दिया जाता है। तो उसमें जैसे भविष्य निधि हो गई, पीएफ या पेंशन हो गया, या स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम हो गया, तो इन सबको भी क्या किया जाता है, कर्मचारियों के पारिश्रम में ही ऐड किया जाता है। यानी इनसे मिलकर क्या बनता है, आपका सीओई बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। दूसरा जो आता है आपका प्रचलन अधिशेष होता है। तो प्रचलन अधिशेष में आपको जो प्राप्त आय होती है वो संपत्ति से होती है सबसे पहले। तो इस संपत्ति के स्वामित्व से मिलने वाले रिटर्न होते हैं, यानी आपके पास जो संपत्ति है उससे अगर आप आय प्राप्त कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संपत्ति से आय, जिसमें आपका किराया आ जाता है घर से, रॉयल्टी आ जा सकती है। मान लीजिए आपकी कोई ऐसी चीज है जिसको अगर कोई और इस्तेमाल करना चाहता है तो आप उसके बदले में उससे क्या लेंगे, रॉयल्टी लेंगे। ब्याज हो गया, यानी आपने किसी को अपना पैसा दे रखा है तो ब्याज पे पैसे लेते हैं, तो उसको भी हम किस पे काउंट करते हैं, प्रचलन अधिशेष यानी ऑपरेटिंग सरप्लस में। अगला जो आता है वो आता है उद्यमिता से आय, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे जो हमें आय प्राप्त होती है उसको भी हम प्रचलन अधिशेष में रखते हैं, ठीक है ना। तो स्वामित्व जैसे लाभ हो गया, तो लाभ में क्या आता है आपका, निगम कर हो गया आपका, ठीक है। दूसरा जो हो गया आपका लाभांश हो गया, तीसरा जो हो गया वो आपका अवितरित लाभ हो गया, ठीक है। तो इन सबको हम किसके अंदर काउंट करते हैं, इन सबको हम काउंट करते हैं प्रचलन अधिशेष के अंदर, ठीक है। जो हमारी स्वनियोजितों की मिश्रित आय होती है इसको तो हम डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट ही दी होती है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। तो इसको आप बिल्कुल ढंग से याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको क्वेश्चन करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अधिक सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, तो कुछ सावधानियां जरूर देख लेना इसमें। जैसे पेंशन, दान, छात्रवृत्ति जैसे हस्तांतरण आय, इनको शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। अगर जो डेटा दिया होगा अगर उसके अंदर पेंशन, दान और छात्रवृत्ति दी है तो इनको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। क्यों, क्योंकि हस्तांतरण आय होती है, और हस्तांतरण आय जो होती है वो एक तरफा होती है, वो कारक आय नहीं होती, इसलिए इसको हम शामिल नहीं करते हैं। सेकेंड हैंड माल की बिक्री शामिल नहीं होती है, क्योंकि पहले बेचे जाने पर पहले से ही गिना जा चुका होता है, तो इसकी वैल्यू पहले ही लग चुकी होती है, इसलिए इसको नहीं लिया जाता है। शेयर और डिबेंचर की बिक्री शामिल नहीं होती, क्योंकि कोई उत्पादन शामिल नहीं होता, ठीक है। तो शेयरों को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये उत्पादन प्रक्रिया में नहीं होते, ये सारे कागजी होते हैं। तो लॉटरी जीत जैसे अप्रत्याशित लाभ भी शामिल नहीं किए जाते हैं, तो इनको भी शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो लॉटरी जो होती है वो अप्रत्याशित होती है, वो हमेशा तो आय होती नहीं है, एक बार ही तो होती है। सेवाओं का अनुमानित मूल्य जैसे मालिक अपने घर में रह रहा है शामिल किया जाता है। भाई कुछ ऐसी चीजें होती हैं, सेवाएं होती हैं जिनका एक मान होता है, एक वैल्यू होती है, बेशक से आप अपने घर में रह रहे हो लेकिन उस घर की एक वैल्यू होती है, उसका एक किराया होता है, तो उसको भी काउंट किया जाता है। उपहार कर जैसे अनिवार्य भुगतान शामिल नहीं होते हैं, ये उत्पादन से आय नहीं है, ठीक है। तो जो उपहार वगैरह मिलते हैं तो उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते हैं, तो इनको भी शामिल नहीं किया जाता। चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं अब आय विधि से। तो आपको पता है जब हम आय विधि से क्वेश्चन करते हैं तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होता है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है अगर आप देखेंगे तो आपको दिया हुआ है किराया, रॉयल्टी, ब्याज, मजदूरी और वेतन, लाभ, मिश्रित आय, मूल्यह्रास और नियोक्ताओं का सामाजिक सुरक्षा में योगदान, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपना फॉर्मूला लिखना है और उस फॉर्मूले में चेक करना है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर दी हुई है और यहाँ पे पुट करना है। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट जो होता है आपने देखा था, सीओई यानी कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक होता है, उनको जो वेतन मिलता है उनको हम सीओई में रखते थे।
प्लस में प्रचलन अधिशेष आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आता है, फिर आपकी स्वनियोजितों की मिश्रित आय यानी मिक्स्ड इनकम आती है। अब इसके अंदर हमें देखना है क्या क्या क्वेश्चन में सीओई में दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस में दिया हुआ है और एमआई में दिया है। तो सीओई में अगर हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, तो देखिए मजदूरों का वेतन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, और आप यहाँ पे देखेंगे नियोक्ताओं का सामाजिक सुरक्षा में योगदान। तो ये दो चीज आपको देखने को मिलेगी। तो आप इन सबको पहले लिख लेंगे, यानी ये आपका 800 हो गया, ये आपका 200 हो गया, तो ये हो गया आपका 800, ये हो गया आपका 200। ठीक है, अब आप देखेंगे प्रचलन अधिशेष। प्रचलन अधिशेष में क्या क्या आता है, फॉर्मूला आप देखेंगे तो किराया आता है आपका, रॉयल्टी आती है, ब्याज आती है और लाभ भी आता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो ऑपरेटिंग सरप्लस आप बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपका किराया था, कितना था 1400, ये लिख लेंगे आप। फिर आपका क्या था, रॉयल्टी जो थी वो कितने की मिली आपको, 200 की मिली। उसके बाद ब्याज आपको कितना मिला है, ब्याज आपको 1500 का मिला हुआ है, और प्लस में अगर देखें तो लाभ भी आपको 500 का मिला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपकी मिश्रित आय जो कितनी दी हुई थी आपको 1000। तो इस तरह से क्या करना है आपको, फॉर्मूले में जो जो वैल्यू है उनको पुट कर लेना है, सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1000, और ये कितना आ जाएगा आपका 1600, और ये आपका कितना आ जाएगा 2000, और यहाँ पे कितना था आपका 1000। अब आपको क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है। तो अगर कैलकुलेट करें तो ये आपका कितना हो गया 2000, और ये कितना हो गया आपका 3600। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3600। अगर हम इनको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाता है 5600। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, जो बहुत ही आसान तरीका है करने का। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसमें दे रखा है राष्ट्रीय आय की गणना करें, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भी आय विधि है तो आपको देखने से ही पता लग जाएगा ये आय विधि है, क्योंकि इसमें आपको कर्मचारियों का प्रतिफल या पारिश्रमिक कह सकते हैं दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, लाभांश, ब्याज, स्वनियोजितों की व्यक्तियों की मिश्रित आय दी हुई है, विदेशों से शुद्ध कारक आय दी हुई है। ठीक है, तो ये हमें देखने से ही पता लग जाता है क्वेश्चन जो हमारा क्या है वो आय विधि के द्वारा हमें सोल्व करना है। तो बताया है आपको आय विधि लगानी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फॉर्मूला आपका सीओई कर्मचारियों का पारिश्रम, और उसके बाद क्या आता है आपका प्रचलन अधिशेष, फिर क्या आता है आपको स्वनियोजितों की मिश्रित आय। अब आप क्या करना है, इसको आपको देखना है कि आपका जो सीओई है क्या क्या चीजें हैं। तो आपको पता है इसके अंदर आपका आता है कर्मचारियों का प्रतिफल कह लें या उनकी जो पारिश्रमिक कह लें, दिया हुआ है आपको कितना 2000, और उसके बाद और कुछ दिया हुआ है इसके अंदर अगर हम देखें तो और चीज तो हमें दिखाई नहीं दे रही, यानी सीओई हमें दिया हुआ है कितना 2000। तो 2000 लिखा हमने। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने बताया था क्या क्या आता है, किराया आता है आपका, लाभ आता है, लाभांश और ब्याज। ठीक है, तो जैसे पता है लाभांश हमारा किसके अंदर होता है, लाभांश हमारा लाभ के अंदर ही होता है, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इसमें हम कैलकुलेट क्या करेंगे, किराया करेंगे, लाभ करेंगे और ब्याज करेंगे। तो किराया कितना है आपका, किराया है आपका 400, तो हमने क्या लिखा 400। ठीक है, और उसके बाद लाभ हमें कितना दिया हुआ है 900 का, तो लाभ हमने लिखा 900 का, और उसके बाद ब्याज हमारा कितना था 500 का, तो इसे हमने लिख लिया कितना 500। मिक्स्ड इनकम कितनी दी गई है इसके अंदर अगर देखें तो स्वनियोजितों की जो मिश्रित आय है वो 7000 है, तो इसको हम लिख लेंगे कितना 7000। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इनको, तो ये हो गया आपका कितना 2000, और ये आपका हो जाएगा 1800, और ये हो जाएगा कितना आपका 7000। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा 2000 प्लस में 1800 और प्लस में 7000। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 11800। ठीक है ना, 7 8 9 सॉरी 7 हो गया 8 9 10 10800 हो जाएगा। ठीक है, तो 10800 जो क्या हो गया आपका एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। लेकिन निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कह रहा है, तो अब हमें निकालना है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, हमारे पास क्या दिया हुआ है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट हमने निकाल लिया है, इसका कन्वर्जन करेंगे, आपको पता ही है नेशनल है, नेट है, और डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाना है। तो डोमेस्टिक से अगर आप नेशनल पे जा रहे हैं तो प्लस में क्या होगा विदेशों से शुद्ध कारक आय। तो क्या आपको विदेशों से शुद्ध कारक आय दी हुई है, तो विदेशों को शुद्ध कारक आय दी हुई है। ठीक है ना, विदेशों से नहीं, यानी माइनस में होगा, 50 जो होगा वो आपका माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर गया हुआ है, आपको शुद्ध कारक आय आई नहीं है बल्कि आपने वहां पे दी है। तो कई बार आपको ये भी दे देता है, देखो विदेशों को शुद्ध चालू हस्तांतरण, तो इसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, हम किसको लेंगे, विदेशों को जो दिया गया है तो वो क्या होगा आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है,
तो अब ये हमें कितना हुआ दिया हुआ था 10,800 माइनस हो गया आपका 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 10,750। तो ये क्या हो गया आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बस आपको क्या करना है फॉर्मूले अच्छे से याद करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है बाजार मूल्य पर जीएनपी की गणना करना है, यानी जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। क्योंकि आय विधि है तो आय विधि में आपको पता है क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एनडीपी फैक्टर कॉस्ट लेंगे आप। ठीक है ना, फॉर्मूला आपका बनता है वही सीओई कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचलन अधिशेष, एमआई यानी स्वनियोजितों की मिश्रित आय। तो सबसे पहले देखते हैं सीओई इसमें दे रखा है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, मूल्यह्रास है, विदेशों से शुद्ध कारक आय है, किराया है, लाभांश है, मिश्रित आय है, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत है, ब्याज है। हाँ, यहाँ दे रखा है आपको कर्मचारियों का प्रतिफल, तो इसको हम सीओई कहते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी कहते हैं इसको। तो ये कितना दिया हुआ है आपको 1000, तो आपको लिख लेना है 1000। अब कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस यानी प्रचलन अधिशेष। तो प्रचलन अधिशेष में आपने फॉर्मूला देखा ही था, तो आपको फॉर्मूले में याद था क्या क्या लेना पड़ता है हमें, किराया आएगा, लाभांश आएगा, मिश्रित आय नहीं आएगी, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत ये हम लाभ में काउंट करते हैं तो ये आएगा, और ब्याज जो है वो आपका आएगा। तो ये चार चीज जो ऐड होंगी ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, यानी कि प्रचलन अधिशेष में। तो किराया कितना है आपका, लिख लेंगे हम 1000, और उसके बाद फिर हम देखेंगे किराए के बाद लाभांश हमारा कितना है 500, और उसके बाद निजी कॉर्पोरेट की जो बचत है वो कितनी है 400, और उसके बाद ब्याज कितना है आपका, ब्याज है आपका 200। ठीक है, और मिक्स्ड इनकम जो हमने देखी थी, मिश्रित आय जो देखी थी वो कितनी थी हमारी 300। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो 1000 और 9 और 11, यानी ये कितना हो गया आपका 2100, प्लस में हो गया आपका कितना 300, तो ये हो गया आपका 1000, प्लस करेंगे इसमें 2100 और प्लस में कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो 2 1 3 और 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा आपका 3400। तो ये क्या आ गया आपका एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, जीएनपी मार्केट प्राइस निकालना है, तो हम लिखेंगे जीएनपी मार्केट प्राइस। ठीक है, कन्वर्ट करना है हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट जो हमें दिया हुआ है उससे कन्वर्जन है। तो नेट से हमें ग्रोस में जाना है, तो प्लस क्या होगा आपको पता है डेप्रिसिएशन, और उसके बाद डोमेस्टिक से आपको नेशनल में जाना है, तो डोमेस्टिक से जब नेशनल में जाते हैं तो NIFA यानी विदेशों से जो शुद्ध कारक आय आई होती है उसको प्लस करते हैं, और मूल्य ह्रास को भी क्या करते हैं प्लस। फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस में जाना है, तो यहाँ पे भी प्लस क्या होगा NIT यानी विदेशों से शुद्ध जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो प्लस होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको फॉर्मूले में कन्वर्जन में याद रखनी है। तो क्या दिया हुआ है एनडीपी आपका कितना आया था 3400, डेप्रिसिएशन इसमें हम प्लस करेंगे, तो डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास होता है हमारा, कितना दे रखा है 400, तो ये हमारा क्या हुआ 400 है सॉरी, तो ये होगा प्लस हमारा। ठीक है, और उसके बाद NIFA यानी विदेशों से जो शुद्ध कारक आय है, यानी विदेशों से शुद्ध कारक आय ये भी हमें दी हुई है, ये हो जाएगी कितनी आपकी -20। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर देखते हैं इसमें दिया हुआ है, तो देखें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी हमें दिया हुआ है कितना 900, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इनको, ये हो गया हमारा 3400, ये हो गया हमारा कितना 3400, कितना था हमारा ये डेप्रिसिएशन कितना था आपका, डेप्रिसिएशन जो था वो 400 था। ठीक है, गलती से हमने 4000 लिख दिया, काट देंगे इसको 400, प्लस माइनस माइनस का आपका 20 हो जाएगा, ये हो गया आपका कितना 900। ठीक है, तो सारे प्लस है, बस माइनस का क्या है 20 है, तो ये 3800 हो जाएगा, 3400 3800, और 3800 में हम प्लस करेंगे कितना 900 0 0 7 1। ठीक है, तो 4700, अब 4700 में से अगर हम माइनस करते हैं कितना हमारा 20 माइनस होगा, और तो कुछ नहीं रह गया हमारा, कुछ नहीं रह गया। इसको अगर हम माइनस करते हैं 4700 को से में से हमने माइनस किया कितना 20 माइनस किया, तो हमारा आ जाएगा 4680, तो ये आ गया हमारा कितना 4680। तो जीएनपी मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा आपका 4680। बस आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है, फॉर्मूलों को अच्छे से पुट करना है, जो वैल्यू दी है उनको देखना है और सॉल्यूशन कर देना है। अगली विधि जो देखेंगे वो है हमारी व्यय विधि, कि व्यय विधि से किस तरह से हम राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं।
सबसे पहले हम इनके चरण देख लेते हैं। पहला जो स्टेप है, सभी आर्थिक इकाइयों को निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटें। तो पहले हमारे पास कितनी क्षेत्र इकाइयां होती हैं? 4 होती हैं। एक घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड, दूसरा आपके पास होता है सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर, तीसरा होता है आपका उत्पादन क्षेत्र, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, फिर आता है शेष विश्व का भाग, यानी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो भी सामान आया आता और जाता है उसको लिया जाता है। फिर क्लासीफाई द फाइनल एक्सपेंडिचर दिस सेक्टर, तो इनको क्या करना है? सबसे पहले क्लासीफाई कर लेना है। जैसे निजी अंतिम उपभोग व्यय, कि निजी क्षेत्र के लोगों ने कितना खर्च किया है। उसके बाद सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, कि सरकार ने कितना अंतिम खर्चा किया है। उसके बाद सकल घरेलू पूंजी निर्माण, यानी जो भी व्यावसायिक लोग हैं उन्होंने कितना खर्चा किया है, कितने से सामान बनाया गया है, उस पर कितना खर्चा आया है। फिर आता है शुद्ध निर्यात, निर्यात में से हम क्या करते हैं? आयात माइनस कर देते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है? इन सभी व्ययों का योग करने से बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी मार्केट प्राइस आपको निकल के मिलती है। यानी जब भी हम उत्पाद विधि का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? जीडीपी मार्केट प्राइस। ठीक है, और जीडीपी मार्केट प्राइस से हम किस में कन्वर्ट करेंगे? नेशनल इनकम में आएंगे। तो नेशनल इनकम में लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप कहाँ से आ रहे हैं? ग्रोथ से अगर नेट में जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं तो प्लस में एनएफआईए होगा। और उसके बाद मार्केट प्राइस अगर फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं तो माइनस में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले की कैलकुलेशन से हम क्या निकालेंगे? राष्ट्रीय आय निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से इसको देख लेते हैं हम। जीडीपी मार्केट प्राइस पता है आपको, अगर उत्पाद विधि व्यय विधि दी हुई है, सबसे पहले क्या करना है आपको? जीडीपी मार्केट प्राइस निकालना है। इसके अंदर आपका आ जाता है सबसे पहले कि जो हमारे निजी अंतिम उपभोग व्यय उसको लिया जाएगा, फिर जो हमारे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है उसको लिया जाएगा, फिर सकल पूंजी निर्माण जो है उसको लिया जाएगा, फिर हमारा जो आता है नेट एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, यानी आयात में से निर्यात को जो है वो माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो जो हमारा निजी अंतिम उपभोग व्यय होता है उसमें व्यक्तिगत आय में से हम क्या करते हैं? व्यक्तिगत बजट को माइनस कर देते हैं। कभी कभी ये चीज छोटी सी पूछ ली जाती है। ठीक है, नहीं तो ज्यादातर हम देखें तो ये सारी चीजें डायरेक्ट ही दी जाती हैं, ये भी हमें डायरेक्ट ही मिल जाता है। जो समस्या आती है वो आती है जीडीसीएफ में। ठीक है ना, तो इसकी समस्या ये है कि भाई ये डायरेक्ट नहीं दिया होता, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। पहली जो होती है वो है स्थिर निवेश, जिसके अंदर क्या क्या आता है आपका? व्यवसायिक निवेश आता है, यानी व्यवसायों पर जो खर्चा किया गया, जैसे मशीनरी उपकरण आदि पे जो निजी फर्मों द्वारा किया गया निवेश होता है वो शामिल किया जाता है। आवासीय निवेश होता है, जिसमें घरों और अपार्टमेंट में जो निर्माण होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। और सार्वजनिक निवेश जैसे बुनियादी ढांचे आदि में सरकारी निवेश होता है। तो इन तीनों चीजों को मिला के हम क्या बनाते हैं? स्थिर निवेश बनाते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर एक चीज और प्लस होती है, माल सूची निवेश, जो अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को माइनस करके निकाली जाती है। यानी ये दोनों चीज जब मिलती हैं तब हमारा क्या बनता है? ये ठीक है ना, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है ना, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो निकाला जाता है इसके अंदर से। तो इन दोनों को मिला के निकाला जाता है। तो आपको ये दो चीज हमेशा याद रखनी है, ये दो चीज जो होती है हमेशा हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, कई बार हमें दी नहीं होती, मिसिंग होती है। ठीक है, और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट आपको पता है, इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। अगला आता है आपका राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सावधानियां क्या बरतनी है। यानी जब राष्ट्रीय आय निकालेंगे हम व्यय विधि से तो क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए? मध्यवर्ती वस्तु शामिल नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि दोहरी गिनती से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं की ही गणना की जाती है। उसके बाद हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं किया जाता है, यानी जो एक तरफा भुगतान होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है। पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता हो गया। सेकंड हैंड वस्तुएं शामिल नहीं की जाती हैं। हालांकि सेकंड हैंड वस्तुओं पर ब्रोकरेज शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, यानी अगर किसी ने वो वस्तु बिकवाई है तो उसका जो ब्रोकरेज है, यानी जो उसने पैसा लिया उसको बिकवाने में, उसको हम सर्विस मान के और उसकी जो इनकम होती है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वित्तीय संपत्तियां शामिल नहीं होती हैं, उदाहरण शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड की खरीद, इन सबको शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये सब कागजी हैं, वास्तविक उत्पादन नहीं करते हैं। स्वभोग के लिए उत्पादन शामिल होता है, यानी उदाहरण एक किसान अपनी फसल खुद खा रहा है तो उसको शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है प्रिकॉशन है जो आपको ध्यान रखनी, कई बार ये भी पेपर में पूछ ली जाती है। ठीक है, आइए अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है आपका वो है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कह रहा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालिए। तो आपको पता है जब हम व्यय विधि का यूज कर रहे थे, फॉर्मूला हमने देखा था, तो सबसे पहले हमें क्या निकलना पड़ता है? जीडीपी मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? पीएफसीई। ठीक है, यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी निजी अंतिम उपभोग व्यय। और उसके बाद आता है आपका जीएफसीई। ठीक है ना, यानी गवर्नमेंट जो होती है आपकी सरकार होती है उसका अंतिम उपभोग व्यय आता है। और फिर उसके बाद आपका आता है सकल घरेलू पूंजी निर्माण, जिसे हम कहते हैं GDCF, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद आपका आता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट जो है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है,
तो सबसे पहले पीएफसी देखते हैं, यानी सरकार का अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है इसके अंदर। तो सरकार का अगर दे रखा है और निजी अंतिम उपभोग व्यय भी दे रखा है तो इनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आ गया 3,500, ठीक है। फिर आपका सरकार का दे रखा है कितना, 4,000, ठीक है। जीडीसीएफ देखते हैं कि हमें डायरेक्ट दे रखा है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, यस बिल्कुल सीधा दे रखा है, तो हम लिख लेंगे 1,100। नेट एक्सपोर्ट या शुद्ध निर्यात डायरेक्ट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है शुद्ध निर्यात, तो हम कितना ले लेंगे, 500, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं इनको, तो इनको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 7,500 हो गया आपका ये, और ये 1,600 हो गया, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0,01,9, ठीक है, 9,100। तो ये क्या आ गया आपका जीडीपी मार्केट प्राइस, ठीक है, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालो। तो फॉर्मूला क्या होता है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट कन्वर्जन करना है सीधा किसमें, जो हमने निकाल लिया है जीडीपी मार्केट प्राइस में से, ठीक है। तो ग्रोथ से अगर आप नेट पे जा रहे हैं तो माइनस क्या होता है, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं तो डोमेस्टिक से प्लस क्या होता है, एनएफआईए यानी जो विदेशों से शुद्ध कारक आया इसको प्लस कर देंगे आप। मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट में जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, एनआईटी यानी जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है वो माइनस किया जाता है। तो फॉर्मूले आपको अच्छे से समझने हैं और याद करने हैं। तो जीडीपी मार्केट प्राइस कितना था आपका, 9,100, ठीक है। डेप्रिसिएशन अगर देखें दे रखा है इसमें, मूल्यह्रास जिसे हम कहते हैं बिल्कुल दे रखा है 120, यहां लिख लो आप, प्लस एनएफआई यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष जो हमारा विदेशों शुद्ध कारक आय दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, ये विदेशों शुद्ध कारक आय, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे। एनआईटी आपको दिया हुआ है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो या बिल्कुल हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है कितना, 300, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 300 माइनस करना है, सॉरी इसे माइनस कर देंगे। और याद रखना है कि हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है तो हमें सब्सिडी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके यहाँ कैलकुलेशन करके देखते हैं, तो 9,100 माइनस का 120 था, अगर इसको हम माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा आपका, 20 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना था, माइनस का 300 था, तो ये कितना हो गया, 9,100, और माइनस ये था तो माइनस का कितना हो गया आपका, 320। तो 9,100 में से हम माइनस करते हैं कितना, 9,100 में से 9,100 में से माइनस होगा आपका 320, जीरो हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 11 में से आपके 3 गए तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 8, ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, सॉरी 7, और ये 8 यानी 8780। तो आपका आंसर आ जाएगा 8780, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, 8780 एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, कैलकुलेशन में बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से लगाया है तो कैलकुलेशन आपकी अपने आप अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या करना है, बाजार मूल्य पर जीडीपी की गणना करनी है, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही है जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो हमारा फॉर्मूला ही होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पीएफसीई, ठीक है, यानी निजी अंतिम उपभोग व्यय, और उसके बाद जीएफसीई, ठीक है ना, सरकार का अंतिम उपभोग व्यय, और उसके पास आपका आता है जीडीसीएफ, ठीक है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, और उसके बाद आता है आपका क्या, प्लस में नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये तो पीएफसीई देखिए आपको दे रखा है, तो निजी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है कितना है आपका, 8,000, ठीक है, प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सरकार का अंतिम उपभोग व्यय दिया हुआ है, ये हो गया कितना आपका 1,000, और उसके बाद देखते हैं क्या आपका सकल घरेलू पूंजी निर्माण दिया हुआ है, तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण ना देकर सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण दिया हुआ है, और स्टॉक में परिवर्तन, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, जीडीसीएफ सकल घरेलू पूंजी निर्माण बन जाता है। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, यानी 500, और प्लस में कितना हमारा 100। नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ है हमें, डायरेक्ट आयात और निर्यात दिया हुआ है, तो इसके अंदर हम नेट के लिए क्या करते हैं, जो हमारा निर्यात होता है उसमें से आयात माइनस कर देते हैं। तो निर्यात हमारा कितना है 70, और आयात हमारा कितना है 120, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना 8,000, ये हो गया कितना आपका 1,000, ये हो गया आपका 600, और ये हो गया आपका माइनस का 50, ठीक है। तो 8,000 9,000, तो 9,600, ठीक है, और माइनस में कितना हो गया आपका 50, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9,550। तो ये क्या आ गया आपका जीडीपी मार्केट प्राइस, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्या करना है फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल देना है आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला तो क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय आय की गणना करें एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट। ठीक है, आपको पता है जब व्यय विधि होती है तो व्यय विधि में क्या करना है, जीडीपी मार्केट प्राइस। ठीक है, फॉर्मूला हमारा होता है पीएफसीई और जीएफसीई, और फिर हमारा आता है जीडीसीएफ, और फिर हमारा आता है क्या, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करनी है। तो पीएफसी आपको पता ही क्या होता है, निजी उपभोग अंतिम व्यय जो होता है, उसके बाद सरकार जो अंतिम उपभोग व्यय करती है, उसके बाद जो हमारा सकल घरेलू पूंजी निर्माण होता है, फिर हमारा आता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इनको हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में से देखना होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे निजी उपभोग। तो निजी अगर अंतिम उपभोग देखते हैं तो पूरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिख जाता है सकल बाजार में दिया हुआ है निजी अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है, तो बाजार का है, यानी बाजार का दिया हुआ, इसका मतलब डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, इसमें और कुछ भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो स्थायी पूंजी, शुद्ध निर्माण, विदेशों से शुद्ध कारक आय, सकल स्थिर पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन, निवासी परिवारों द्वारा विदेश में प्रत्यक्ष खरीद। ठीक है, तो ये देखिए ये भी हमें किससे रिलेटेड दिख रहा है कि इसमें कौन है, निवासी है, यानी परिवार क्षेत्र है, यानी निजी उपभोग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष खरीद करी गई है, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए गैर निवासियों को द्वारा भी घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष खरीद करी गई है, तो इसमें हम जो घरेलू बाजार है उसमें गैर निवासियों की नहीं लेते। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों चीजें प्लस होंगी और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1750, यानी 1750 में हमें क्या प्लस होगा, 50, और माइनस क्या करना पड़ेगा इसके अंदर हमें, गैर निवासियों द्वारा जो प्रत्यक्ष जो घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष खरीद की गई है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि गैर निवासियों द्वारा व्यय किया गया है तो उसको हम नहीं जोड़ते हैं। फिर आपका आता है गवर्नमेंट वाला, यानी सरकार का। देखो सरकार का अंतिम उपभोग व्यय डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 100। ठीक है, अब देखते हैं क्या हमारा जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है वो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है, स्थिर दिया हुआ है और स्टॉक में परिवर्तन दिया हुआ है। तो आपको पता है स्टॉक और परिवर्तन को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। जो स्टॉक में परिवर्तन होता है और जो सकल होता है वो प्लस होकर हमारा क्या बनता है, जीडीसीएफ बनता है। तो इसका मतलब हमारा 300 और प्लस में क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, उसके बाद नेट एक्सपोर्ट देखते हैं क्या डायरेक्ट दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल, देखिए शुद्ध निर्यात बिल्कुल दिया हुआ है हमें डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इसको -25 लिख लेंगे। कैलकुलेशन करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, तो कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1800, अगर इनको प्लस कर दें और माइनस कर दें कितना, 100। ठीक है, फिर प्लस में आपका हो जाएगा 100 और प्लस में हो जाएगा 350 और ये माइनस में हो जाएगा आपका 25। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर हम 1800 में से 100 माइनस कर दें तो हमारा 1700 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में हो गया आपका 100, प्लस में हो जाएगा 350 और माइनस का हो जाएगा क्या, 25। ठीक है, अब इसको माइनस प्लस माइनस कर लेते हैं, तो इसको क्या, तो हमारा फिर से ये 1800 और इसको माइनस किया तो 325। ठीक है, अब इनको प्लस कर देते तो कितना आ जाएगा आपका, 52, 8 और 3 11, एक हासिल आ जाएगा, तो 2125। तो ये क्या आ गया आपका, जीडीपी मार्केट प्राइस आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही हमारा जो कन्वर्जन होता है, यानी जीडीपी जो आपका मार्केट प्राइस है उसमें से माइनस कर लेते हैं जो जो चीज़ माइनस होगी। तो ग्रोथ से हमें किस पे जाना है, नेट पे। तो जब भी हम ग्रोथ से नेट पे जाते हैं तो क्या होता है, माइनस में आपका डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, और उसके बाद अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, देखिए डोमेस्टिक से नेशनल पे तो प्लस में हो जाता है आपका एनएफआई, यानी विदेशों से जो शुद्ध कारक आय होती है वो क्या हो जाती है आपकी, प्लस हो जाती है। ठीक है, वहीं आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो एनआईटी जो होता है वो माइनस होता है, यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या करना पड़ता है आपको, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं, तो ये आ गया आपका 2125। डेप्रिसिएशन देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें, मूल्यह्रास डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये देखिए मूल्यह्रास हमें डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, स्थायी पूंजी की खपत जो होती है मूल्यह्रास होता है, ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 25। ठीक है, एनएफआई देखते हैं डायरेक्ट दिया हुआ है, विदेशों से शुद्ध कारक आय बिल्कुल डायरेक्ट दी हुई है, तो हम इसको ले लेंगे, कितना हो गया आपका ये -20। ठीक है, फिर देखेंगे क्या एनआईटी दिया हुआ है हमें, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है, तो देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी आपको दिया हुआ है कितना, 100, तो इसको भी क्या कर लेंगे आप, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2125। ठीक है, माइनस करेंगे 25 और ये प्लस माइनस माइनस 20 हो जाएगा, ये हो गया आपका 100। ठीक है, तो अगर हम इनको क्या कर दें, प्लस कर दें 2125, तो इनको प्लस कर देते तो कितना आ जाएगा, माइनस का 45, यानी 145 ही आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 2125 से इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 145 को, तो क्या आ जाएगा 08
91, तो 1980, तो ये आ जाएगा 1980। तो ये क्या आप गया आपका एनएनपी फैक्टर कोस्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका वो है नाम मात्र की जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। तो नाम मात्र की जीडीपी और वास्तविक जीडीपी क्यों इंपॉर्टेंट होती है किसी की देश की अर्थव्यवस्था को देखने के लिए? सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। तो नाम मात्र की जीडीपी क्या है आपकी? नाम मात्र की जीडीपी किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, जिसकी गणना उसी वर्ष के चालू मूल्यों पर की जाती है। यानी जब किसी देश की हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं और उस देश का जो भी मूल्य है, यानी जितना भी उत्पादन हुआ है और उस उत्पादन का जितना भी मूल्य है, अगर हम उस जीडीपी को उस वर्ष के चालू मूल्यों पे जोड़ते हैं, ठीक है, चालू मतलब उस समय जो वैल्यू चल रही है उस मूल्य पे जोड़ा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? नाम मात्र की जीडीपी। दूसरी जो आपकी आती है वो होती है वास्तविक जीडीपी। इनमें डिफरेंस क्या होता है? वास्तविक जीडीपी किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। तो ये भी सेम होती है, इसमें क्या भी होता है? वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य इसमें भी लिया जाता है। बस डिफरेंस क्या होता है? इसकी गणना एक आधार वर्ष यानी बेस ईयर के स्थिर मूल्यों पर की जाती है। ठीक है, यानी स्थिर मूल्य लिए जाएंगे। अगर हम इसको समझे तो कह सकते हैं, मान लीजिए अगर हम अपनी जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं 2020 का ले लेते हैं, ठीक है, और 2025 का, ठीक है, यहां से लेके यहां तक अगर हम क्या करते हैं, जब जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो जितनी भी वस्तु और सेवाओं का मूल्य है एक देश के अंदर जिसको हम जीडीपी में काउंट कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू लेंगे तो 2020 की हम वैल्यू लेंगे, यानी जो उसका मूल्य आ रहा है, और उसके बाद मान लीजिए 2021 आ जाता है, 22 आ जाता है, ठीक है, और 23 आ जाता है, या 24 आ जाता है, और लास्ट में 25। तो ये जितने भी साल हैं, हर साल अगर हमने अलग अलग प्राइस लिया, उस साल का प्राइस लिया, तो उस जीडीपी को क्या कहा जाएगा? नाम मात्र की जीडीपी कहा जाता है। वहीं जब हम 2020, 2021 हो गया आपका, 2022 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया और 25 हो गया, इन पांचों साल में अगर हमने सेम प्राइस रखा, यानी चार जो 5 साल हैं, पांचों साल में सेम प्राइस रहेगा, यानी प्राइस जो होगा वो सेम होगा, हर साल प्राइस जो होगा वो अलग नहीं होगा, जीडीपी जो काउंट करी जाएगी वो बेस ईयर के प्राइस से करी जाएगी, तो उसे क्या कहा जाता है? वास्तविक जीडीपी। यानी वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य है पूरे एक वर्ष का निकाला गया है, उसका जब कैलकुलेशन किया जाएगा तो आधार वर्ष यानी 2020 में जो था, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में जो था, तो सबका जो प्राइस होगा या मूल्य होगा वो क्या रखा जाएगा? सेम रखा जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक जीडीपी कहेंगे। और अगर वहीं हर ईयर का हमने प्राइस जो है वो अलग अलग डिफरेंट रख लिया, ठीक है ना, अगर डिफरेंट है, सबका अलग है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जीडीपी जो होगी वो हमारी क्या होगी? वो नाम मात्र की जीडीपी होती है। ठीक है, वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र की जीडीपी के बीच अंतर समझ लेते हैं हम। तो वास्तविक जीडीपी जो होती है, जीडीपी की गणना आधार वर्ष या स्थिर मूल्यों पर की जाती है। हमने देख लिया था कि स्थिर मूल्य रहेगा, जो एक साल का लिया जाएगा वही हर साल होगा, या बेस ईयर का जो मूल्य ले लिया जाएगा तो हर साल उसी को लिया जाएगा। वहीं जब नाम मात्र की जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी की गणना चालू वर्ष के मूल्यों पर की जाती है। ठीक है, चालू वर्ष मतलब जो साल चल रहा है उसी के आधार पर जो भी वस्तु और सेवाओं का मूल्य है पूरा एक साल का, उसको लिया जाता है। महंगाई के अनुसार समायोजित किया जाता है, इसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको क्या आता है, इसमें हमें पता लगता है भाई कि महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक मूल्य जो है हमें पता चल जाता है। ये जो होता है महंगाई के अनुसार समायोजित नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक आर्थिक प्रदर्शन को बढ़ा चढ़ाकर या कम करके दिखाया जा सकता है, क्योंकि हर साल जो है वो प्राइस बदल रहा है, तो हम एक एग्जैक्ट पैमाना नहीं रख सकते। तो इसका जो आर्थिक प्रदर्शन होता है वो कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है ना, वो मूल्य पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर साल जो है वो मूल्य बदल रहा है। आर्थिक संकेतक के रूप में अगर देखें तो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय कल्याण का सच्चा संकेतक है। ठीक है, ये सच्चा संकेतक दिखाता है, ये हमें बताता है कि भाई प्राइस जो है बढ़ा है या फिर हमारा जो प्रोडक्शन जो उत्पादन है वो बढ़ा है, तो इससे हमें राष्ट्र का जो कल्याण है वो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई देता है। वहीं जब हम वास्तविक विकास या कल्याण का
विश्वसनीय संकेतक नहीं मान सकते इसको, क्योंकि इसमें महंगाई शामिल होती है। क्योंकि अगर हर साल प्राइस बढ़ाया जा रहा है तो और प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो वो हमें महंगाई को इंडिकेट करता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए भी हमें ये नहीं, यानी जब भी हम किसी देश की जीडीपी की बात करते हैं कि उस देश की जीडीपी जो है वो विस्तार कर रही है, विकास कर रही है, तो हमेशा इसके आधार पर ही पता लगता है। ठीक है, ये गलत जो है जीडीपी का पैमाना देती है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि वास्तविक जीडीपी नाममात्र जीडीपी की तुलना में बेहतर है, क्योंकि यह आर्थिक प्रदर्शन की अधिक सटीक और वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करती है। यानी ये जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल एग्जैक्ट सही बताती है उसकी जीडीपी के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन ये जो होती है इसको हम सही पैमाना नहीं मान सकते जीडीपी के विकास का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा जीडीपी औसती मूल्य सूचकांक क्या होता है, जिसे हम जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो जीडीपी औसती क्या होती है? सभी वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य स्तर में हुए परिवर्तन को मापता है, जो जीडीपी का हिस्सा है। यानी जीडीपी के अंदर जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी औसत मूल्य और उत्पादन को नापता है। यानी इससे पता लगता है कि भाई देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से हमारी जीडीपी जो है वो विकास कर रही है, या फिर महंगाई, कहीं हमने प्राइस तो नहीं बढ़ा दी है जिसकी वजह से हमें हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा दिखाई दे रही है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति के प्रभावों को हटाने के लिए किया जाता है और वास्तविक भौतिक उत्पादन, ठीक है, में हुए बदलाव को सही ढंग से निर्धारित करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे बताया कि ये सही बताता है कि देश के अंदर जो है वो भौतिक उत्पादन बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कि सिर्फ प्राइस बढ़ा के, मुद्रास्फीति बढ़ा के दिखाया जा रहा है कि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है या जीडीपी है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है या बढ़ रही है, उस क्षेत्र का विकास हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करता है, वो मुद्रास्फीति का जो भी प्रभाव होता है उसको हटाने का प्रयास करता है। ये इसे निम्नलिखित सूत्र से गणना किया जाता है। तो इसका एक सूत्र होता है जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आपको पता है। मान लीजिए कि अगर हम आधार वर्ष की एक जो हमारा था कि अगर मान लीजिए 10 रुपए जो है, ठीक है ना, 10 रुपए प्राइस है किसी चीज का, ठीक है, और क्वांटिटी जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 10 बन रही है। तो टोटल अगर हम जीडीपी ले लें तो हमारी जीडीपी क्या होगी, जीडीपी की बात करें तो हमारी जीडीपी हो जाएगी कितनी, 100, मान लीजिए 100 हो गई। ठीक है, तो अगर हम एक साल लेते हैं, उस साल में क्या था कि जो प्राइस था वो 10 रुपए था, क्वांटिटी जो थी उसकी 10 थी, तो टोटल अगर हम जीडीपी मान लें इसको तो हमारी कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। वहीं ये 2020 की बात मान लेते हैं हम, ठीक है, वहीं 2025 में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा प्राइस है वो क्या हो जाता है 20, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी है, जो हमारा प्रोडक्शन है वो सिर्फ 10 ही रह गया है। और उसके बाद जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो क्या आपको जीडीपी यहाँ पर क्या दिखाई देगी, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यानी आप कहेंगे भाई 2025 की बात करेंगे तो आप कहेंगे भाई हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ी है। तो क्या वास्तविक में जीडीपी बढ़ी है? वहीं जब हम अब आधार वर्ष अगर ले लेते हैं, भाई आधार वर्ष का अगर हमने प्राइस ले लिया, अगर हम आधार वर्ष का प्राइस लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, फिर से हमारा 100 ही हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं है ना, सिर्फ क्या हुआ है, प्राइस बढ़ा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जीडीपी जो होती है वो ज्यादा दिखाई देती है। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी आपकी कितनी दिखा रही है, 200 दिखा रही है। ठीक है, वहीं आपका रियल जीडीपी क्या दिखा रहा है, रियल जीडीपी तो आपका क्या 100 है। और अगर हम क्या करते हैं इसको कर देते हैं 100 से, तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर देखने को मिल जाएगा। डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, आप देख रहे हैं भाई 200 दिखाई दे रहा है। ठीक है, जबकि कितना था वो 100 था। अगर हम 200 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं 100, तो देखने को मिलेगा भाई 100, यानी 100 का जो है वो जीडीपी डिफ्लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जीडीपी डिफ्लेटर यानी हमें ये पता लगता है कि जो हमारी जीडीपी है वो सिर्फ प्राइस यानी मुद्रास्फीति के बढ़ने से ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। देश की समृद्धि के सूचकांक के रूप में वास्तविक जीडीपी के उपयोग की सीमाएं हैं। तो जो हम वास्तव देश के विकास की बात करते हैं कि भाई कोई देश जो है वो समृद्धि पर है या देश विकास कर रहा है, तो वास्तविक जीडीपी अगर हमने निकाल दी और कहा भाई यही उसका सही पैमाना है, तो क्या ये चीज सही है? नहीं, इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। सीमाएं क्या है? वास्तविक जीडीपी आमतौर पर किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए उपयोग की जाती है। तो वास्तविक जीडीपी क्या बताती है कि भाई आर्थिक प्रदर्शन कितना है किसी देश का, लेकिन समृद्धि के सूचकांक के रूप में इसका उपयोग करते समय कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं होती हैं। कि ऐसा नहीं कि भाई हमने देख लिया किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब उस देश का आर्थिक विकास बहुत अच्छा है, उस देश ने बहुत अच्छा आर्थिक विकास किया, सभी को उस देश के सभी लोग जो हैं वो खुश हैं, ठीक है ना, सबको उस विकास का फायदा मिल रहा है। तो इसलिए कहा जाता है भाई उसकी कुछ सीमाएं हैं। क्यों सीमाएं हैं? तो देखिए जीडीपी का जो वितरण है
जीडीपी का वितरण यानी किसी देश के आर्थिक विकास में हमें जीडीपी जो बढ़ती दिखाई दे रही है उसका जो वितरण है, उसका जो फायदा है वो सबको नहीं होता है। वास्तविक जीडीपी आय के वितरण को नजरअंदाज कर देती है। तो जो वास्तविक अगर हम देखें जो आय का वितरण है वो एक प्रकार तो नहीं हो रहा, वो तो सिर्फ एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, भाई विकसित हो रही है, लेकिन वो हर एक व्यक्ति की बात नहीं करता और आय के वितरण की समानता को भी नहीं दिखाता है। अगर जीडीपी बढ़ भी जाए फिर भी यदि आय समान रूप से वितरित नहीं होती है तो आर्थिक समृद्धि नहीं बढ़ सकती। ये फैक्ट वाली बात है भाई, कि अगर आर्थिक समृद्धि किसी देश की हो रही है तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर व्यक्ति तक वो पहुंच रहा है। जो अमीर लोग हैं वो उसका फायदा ज्यादा उठा लेते हैं और जो गरीब लोग हैं उनको उनका फायदा होता ही नहीं है। या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो जीडीपी है, जीडीपी का जो योगदान है वो किस क्षेत्र में ज्यादा है, क्या वो गरीबों के लिए काम हो रहा है या सिर्फ वो अमीर जो है अपने आप को विकसित करने के लिए या कह सकते हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए उसका यूज कर रहे हैं। तो आय का वितरण जो है वो समान नहीं दिखेगा, यानी यहां पर भी आपको ज्यादा दिखाई देगा जो भाई कुछ तबके के लोग हैं उनकी जो इनकम है वो ज्यादा है और गरीबों की संख्या आपको ज्यादा दिखाई देगी, ठीक है ना। यानी अमीर लोग इसका फायदा ज्यादा उठा रहे हैं, गरीब लोग इसका फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसलिए आर्थिक समृद्धि तो हम कह नहीं सकते कि एक देश की जीडीपी अगर बढ़ रही है तो उस देश की आर्थिक समृद्धि हो रही है और सबका विकास हो रहा है, ठीक है। तो असमान विकास होता है, असंतुलित समृद्धि होती है, ठीक है। जो अमीर है वो और अमीर हो जाते हैं और जो गरीबों की स्थिति है वो वैसी ही रहती है, इसलिए उस देश के अंदर आपको असंतुलित समृद्धि दिखाई देगी। जैसे भारत में आपको दिख रहा होगा भाई जीडीपी बहुत अच्छी है और बहुत बढ़ रही है, लेकिन क्या सबको उसका फायदा मिल रहा है तो नहीं दिखता होगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं असमान विकास होता है और असंतुलित समृद्धि होती है। गैर आर्थिक लेन देन, कई गतिविधियां आर्थिक लेन देन में दर्ज नहीं होती है इसलिए वे जीडीपी में शामिल नहीं हो पाती। तो कई बार ये भी होता है भाई कि बहुत सारी ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं जिनको अगर हम देखें तो उनको आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाता, तो उसका हम अच्छे से मेजर भी नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें वस्तु विनिमय लेन देन यानी बार्टर सिस्टम आज भी आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी चलता है, शहरों में भी आप देख सकते हैं कई चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो नहीं पता लग पाती लेन देन की, ठीक है ना। घरेलू कार्य जैसे हो गए कि भाई घरेलू कार्य भी तो महिलाएं करती हैं या अपने घर के अंदर वो अपना श्रम का योगदान देते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं लगाई जाती, तो उसका भी कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। इससे वास्तविक आर्थिक गतिविधि का आकलन कम हो जाता है। तो हमने जो आर्थिक गतिविधि करी है उसका आकलन नहीं हो पाता है और जीडीपी की जो समृद्धि को मापने की सटीकता है वो भी सीमित हो जाती है, ठीक है। यानी जब ये आर्थिक गतिविधि में काउंट ही नहीं हो रहा है तो इसका आकलन भी नहीं किया जाता, इसलिए जो जीडीपी की समृद्धि है वो इसमें सटीकता से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। अगर किसी चीज का मूल्य नहीं तय किया गया है तो वह जीडीपी में नहीं गिनी जाती, ये भी बात है भाई, क्योंकि अगर हम इन सब चीजों की वैल्यू ही नहीं लगा रहे हैं तो वो आर्थिक गतिविधि नहीं कहलाएगी और उसको गिना भी नहीं जाएगा। तो ये भी कुछ सीमाएं हैं। लास्ट आती है आपकी बृहताएं। बृहताएं क्या होता है, एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं, इसके अंदर बाह्य प्रभाव के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव होते हैं जो आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं लेकिन जिनके लिए कोई भुगतान या दंड नहीं होता। तो बहुत सारी आप ऐसी भी आर्थिक गतिविधि देख सकते हैं देश के अंदर जिसका बाहरी प्रभाव आपको देखने को मिलता है या उसे हम बृहताएं भी कहते हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये गतिविधि करता है उसका तो अगर उससे कुछ नुकसान हो रहा है तो वो उसका भुगतान भी नहीं करता है, ठीक है। और उसका दंड भी जो है उसको नहीं देना पड़ता है। और वहीं जो व्यक्ति जो है वो सकारात्मक तौर पे अगर काम कर रहा है आर्थिक गतिविधि के लिए तो उसको कुछ भुगतान भी नहीं किया जाता, ठीक है। यानी जो सही कर रहा है उसको भुगतान भी नहीं होता और जो गलत कर रहा है उसको दंड भी नहीं दिया जाता। कैसे? देखिए, सकारात्मक बृहताएं की बात करें तो अधिक पेड़ लगाना समाज को लाभ पहुंचाता है। यानी एक व्यक्ति है वो बहुत अधिक पेड़ लगा रहा है तो इससे समाज को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, लेकिन उसे जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। एक तरह से वो भलाई का ही तो काम कर रहा है, अच्छा पेड़ लगा रहा है, अच्छी हवा मिल रही है लोगों को, ठीक है। और हवा मिल रही है तो लोग क्या है, काफी स्वस्थ हैं, तो बीमारियों का खर्चा बढ़ रहा है, घट रहा है, यानी बीमारियां वहां पे हो नहीं रही हैं। तो लोग बीमार रहते हैं, उनको वहां स्वच्छ हवा मिल रही है तो वो तंदुरुस्त हैं और उनका जो खर्चा है बीमारियों का वो बच रहा है, लेकिन उसको तो काउंट नहीं किया जाता ना जीडीपी में, ना ही भुगतान किया जाता है। तो इसलिए ये जो सकारात्मक बाधाएं हैं इसको भी हम जीडीपी में काउंट नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नकारात्मक बाधाएं की बात करें तो फैक्ट्री से प्रदूषण समाज को नुकसान पहुंचाता है लेकिन जीडीपी में कोई दंड शामिल नहीं होता है। वहीं एक
जो फैक्ट्री मालिक है उसने एक फैक्ट्री लगा रखी है और वो प्रदूषण कर रहा है चारों तरफ, ठीक है, और उस फैक्ट्री से गंदा पानी बह रहा है, तो आसपास के लोग जो हैं उससे बहुत परेशान हैं, ठीक है ना, आसपास का वातावरण दूषित है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, ज्यादा खर्चा हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको तो उसका दंड नहीं मिलता। वो तो कहता भाई मैं तो जीडीपी को बढ़ा रहा हूँ, वो जीडीपी को तो बढ़ा रहा है, लेकिन जीडीपी को बढ़ाने के साथ जो समाज का नुकसान कर रहा है, वहां पे जो खर्चा आ रहा है, तो उसके लिए तो वो कोई दंड नहीं दे रहा है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि इस वैल्यू को भी जो है वो नापा नहीं जाता जीडीपी के अंदर। तो ये भी क्या है, एक समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो जीडीपी इन प्रभावों को नहीं दर्शाती है, इसलिए ये असली समृद्धि को पूरी तरह से नहीं माप सकती है। तो ऐसे कुछ प्रभाव हैं जिनको जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता, इसलिए कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो हम कहते हैं कि भाई वास्तविक जीडीपी में काउंट नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी भी क्या होती है, एक वैल्यू होती है। तो इसलिए एक वास्तविक समृद्धि या सही समृद्धि भी जो है वो पूरी तरह से कहा जाए तो नहीं मापी जा सकती, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पेपर में आती हैं, तो ये तो कई बार पेपर में आता है, तो आपको अच्छे से इसको समझ लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।